श्री राधा रमणो विशते। सो आज हम आगे केस स्टडीज करने वाले हैं। हम 1 to 10 तक जो केस स्टडीज थी वो कर चुके थे लास्ट वीडियो में ही। अराउंड 1 आवर का वो वीडियो था। एंड प्लीज़ ये केस स्टडीज अगर आपको यूजफुल लग रही हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर केस स्टडीज फॉर यू। सो दैट्स जस्ट सिंपल रिक्वेस्ट। एंड बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं हमेशा आपके ऊपर छोड़ती हूँ, बट एक कॉमेंट आई थिंक आई डिजर्व। Anyways, let's start. So, case scenario number 11, it says, Just Karan, a registered supplier of Delhi, is engaged in supplying a bouquet of textile goods and services. He has made the following supplies in the month of January. सबसे पहले इन्होंने कुछ डिटेल्स जो हमें दे रखी है हम क्वेश्चन के साथ में पढ़ लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी हम देख लेते हैं एक बार। पेनल्टी ऑफ 10,000 was collected in lump sum in the month of March from Sukhija gift shop since the payment was received with a delay of 60 days. तो हमने पेनल्टी रिकवर करी है। One of the old customers of Jaskaran, Mr. Bahubali of Delhi, approached him requesting him to arrange the transportation of goods purchased by him from a local supplier. Jaskaran arranged the transportation of said goods for Mr. Bahubali through a truck owned by him for local transport of goods. तो खुद के ट्रांसपोर्टेशन से, खुद के ट्रक से इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करवाया है। Jaskaran did not issue a consignment note to Mr. Bahubali. सिंपल सी बात है, ये जीटीए नहीं है, कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा। तो ये जीटीए नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। हमें टैक्स की अलग अलग रेट्स यहाँ पे दे रखी, चॉकलेट्स, फ्रूट, जूस बॉटल्स के लिए, टॉय बलून्स, केटरिंग सर्विसेज के लिए। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। जीएसटी पेबल ऑन सप्लाईज ऑन पैकेजेस सप्लाइड टू सुखीजा गिफ्ट शॉप इन जनवरी एंड इन मार्च रेस्पेक्टिवली। तो हमें सुखीजा गिफ्ट शॉप को जो सप्लाई करी है मार्च प्लस जनवरी दोनों के लिए हमें जीएसटी पेबल निकालना रहेगा। सुखीजा गिफ्ट शॉप के लिए देखो इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है और एक हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखी थी। जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है ये जनवरी मंथ से रिलेटेड है और मार्च मंथ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। जनवरी के लिए देखो इन्होंने क्या क्या है कि 20,000 पैकेजेस है एट 30 ईच हमने इस सुखीजा गिफ्ट शॉप को सप्लाई करे हैं 6 लाख रुपीज के लिए। इसमें क्या क्या है, 2 चॉकलेट है, 2 फ्रूट जूस है और एक पैकेट है टॉय बलून्स का। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने बंडलिंग करी है। क्या करी है, 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाईज की बंडलिंग करी है। पर ये क्या नेचुरली बंडल्ड है? नहीं है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गई, मिक्स्ड सप्लाई। और मिक्स सप्लाई के केस में जितनी भी सप्लाईज इन्वॉल्व होती है उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट जो रेट होती है वो हम पूरी सप्लाई पे अप्लाई कर देते हैं। अगर हम देखेंगे चॉकलेट्स, फ्रूट जूस बॉटल्स और टॉय बलून्स, इसके केस में सबसे ज़्यादा रेट किसकी है? सबसे ज़्यादा रेट है चॉकलेट्स की, 18% वाली। हम 18% वाली रेट यहाँ पे लगा देंगे पूरे 6 लाख रुपीस के ऊपर। और सुखीजा गिफ्ट शॉप कहाँ की है? पंजाब की। हम कहाँ रजिस्टर्ड हैं? दिल्ली। IGST यहाँ पर लगने वाला है। 6 लाख का 18% दैट इज 1,08,000। 1,08,000 हमारा जनवरी मंथ का क्या हो जाएगा? ITC हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, वैसे तो साफ साफ दिख ही गया, लेकिन हम मार्च का भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना ITC निकल के आता है। तो अगर आप देखोगे 10,000 है। अब जब भी पेनल्टी या इंटरेस्ट कलेक्ट होता है हम इसको क्या मानते हैं? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एलिमेंट मानते हैं। हम क्या करते हैं इसके केस में? रिवर्स कैलकुलेशन। और ये जो इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी जो है, ये किससे लिंक्ड है? हमारी मेन सप्लाई से। मेन सप्लाई पे जो टैक्स रेट लगती है वही क्या लगेगी? इस पेनल्टी और इंटरेस्ट पे भी लग जाती है। इसका मतलब ये 118 के इक्वल है। हमें क्या चाहिए? टैक्स अमाउंट दैट इज 18। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? इट कम्स 1525 रुपीज। 1525 रुपीज इसका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन जीएसटी ऑन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय जसकरण टू मिस्टर बाहुबली। मैंने बताया था कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या नहीं है? जीटीए नहीं है, और जीटीए नहीं है तो इसके ऊपर कोई जीएसटी पेबल नहीं निकल के आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। देन वी हैव supply of 500 packages given as free gift to Delhi customers on the occasion of Lohri। देखो नेक्स्ट ये सेकेंड वाले पॉइंट पे इसको कवर कर रहा है कि इन्होंने क्या करा है, 500 पैकेजेस जिसमें एक चॉकलेट है और एक फ्रूट जूस बॉटल है, इसको सप्लाई किया फ्री गिफ्ट के फॉर्म में दिल्ली कस्टमर्स को ऑन लोहरी ओकेजन। हर पैकेज की कॉस्ट 15 रुपए है। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स एंड ऑफ लाइक काइंड इन क्वालिटी इज नॉट अवेलेबल। ITC हैज नॉट बीन टेकन ऑन आइटम्स कंटेन
इन दी पैकेज। सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी चीज का डिस्पोजल किया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता तो हम सप्लाई नहीं मानते। सप्लाई का एक एलिमेंट, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, कंसिडरेशन का होना। सो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हम उसको सप्लाई नहीं मानते। और ये ट्रांजैक्शन क्या शेड्यूल 1 में फॉल कर रहा है, शेड्यूल 1 में भी फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अनरिलेटेड कस्टमर्स को हमने सप्लाई करी है, हमारे रिलेटिव्स को नहीं करी है। तो इसके केस में कोई जीएसटी नहीं निकल कर आएगा। इट इज नॉट अ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। For the purpose of GST law, value supply of catering services provided by Jaskaran to his elder brother free of cost for his business function in Delhi. So अब देखो ये क्या ट्रांजैक्शन है, क्या इन्होंने क्या करा है, केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करी है अपने एल्डर ब्रदर को, अपने भाई को, फ्री ऑफ कॉस्ट करी है। अब शेड्यूल 1 में होने के लिए क्या जरूरी होता है कि सबसे पहले तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आना चाहिए, फैमिली की डेफिनेशन में आना चाहिए। और ब्रदर के केस में वो रिलेटिव की, फैमिली की डेफिनेशन में तभी आता है जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट हो हम पे। क्या ये होली डिपेंडेंट है क्या? दे आर सेइंग टू एल्डर ब्रदर फॉर हिज बिजनेस फंक्शन इन दिल्ली। वो अपना बिजनेस चला रहा है भाई, वो हम पे कहाँ ही डिपेंडेंट होगा। सो क्योंकि ये हम पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये हमारी फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएगा, मतलब ये रिलेटेड पर्सन को सप्लाई नहीं हुई है, तो ये शेड्यूल 1 में ट्रांजैक्शन फॉल नहीं करेगा। और अगर शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। सो इसके केस में भी कोई जीएसटी पेबल नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल 1 को सबसे सारा टेस्ट कर रखा है, ध्यान में रखना रिलेटिव की डेफिनेशन में आ रहा है नहीं आ रहा ट्रांजैक्शन, कंसिडरेशन नहीं तो जनरली हम नहीं मानते हैं सप्लाई। बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक जीटीए वाला इन्होंने हमसे टेस्ट किया था, तो वो भी आप ध्यान रखना, कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं तो ही आप जीटीए कहलाते हो। और एक ही रिवर्स कैलकुलेशन हमेशा ध्यान में रखा करो इन केस ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 12, सुदर्शन ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इसको हम स्टेल कहेंगे, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन जयपुर राजस्थान, इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। और ये कंसाइनमेंट नोट इशू कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, जीटीए है। टू ऑल दी सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज इट मेंटेन्स ट्रक्स, ट्रॉलर्स, एडवांस कैरियजेस फॉर हैवी लोड्स, लॉरीज, सम स्मॉल ट्रैक्टर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रेंटिंग पर्पसेस। It also maintains special vehicles which have special storage features and other advanced facilities for transporting defense equipments and other complex machineries. So ये different type की special vehicles भी रखते हैं अपने पास, chemical food products का भी supply हो रहा है उनके through. It is provided the following details for current financial year. सबसे पहले तो इन्होंने करी कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रेंडर करी, किसको, फार्मर्स को करी है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सो अगर आपको याद हो मैंने बता रखा है कि अगर आप मैन डोर का सप्लाई कर रहे हो, क्या मैन डोर का ट्रांसपोर्टेशन करते हो अगर आप, तो उसके केस में क्या मिलती है आपको एग्जेम्पशन। ये मैन डोर का मतलब क्या होता है कि मिल्क वगैरह का सप्लाई कर रहे हो, मिल्क, फूड ग्रेन्स वगैरह, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एंड फॉर न्यूज़पेपर वगैरह, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ओ फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर एंड आर फॉर रिलीफ मटेरियल। सो अगर आप इनका सप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाती है, एग्जेम्पशन। सो इसमें से एक क्या है, ए फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट वी हैव, इट इज गिवन buses on rent to ABC Travels who provided services of transport of students, फैकल्टी स्टाफ। स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने अगर बसेस प्रोवाइड करते हैं अगर हम, तो उसके लिए भी हमें क्या मिल जाती है, एग्जेम्पशन मिल जाती है। सो ये भी ट्रांजैक्शन एग्जाम जाएगा जीएसटी में। नेक्स्ट वी हैव, इट ऑल्सो हैड कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद local authority in Rajasthan to provide services by way of transportation of relief material, R for relief material. So इसके केस में भी exemption रहेगी। Then we have Money Bank registered in Bhubaneswar, Orissa sent its branch manager Mr. Champak on 1-year deputation on a special project to Bhopal, Madhya Pradesh. Mr. Champak की जो फैमिली है वो स्टेशन है कानपुर में। Money Bank enters into a contract with Cell for transportation of the household goods of Mr. Champak from Kanpur to Bhopal for 1,50,000. So यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन तो है नहीं, ट्रांजैक्शन टैक्सेबल तो है।
अब प्रोबेबली यहाँ पे पीओएस टेस्ट कर रहे होंगे, हम आगे क्वेश्चन जब होगा तब इसको फर्दर कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव डिफेंस इक्विपमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है इन्होंने, टू अ मिलिट्री कैंप। डिफेंस इक्विपमेंट्स मैंने बताया, डी फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, तो इसके लिए भी हमें क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन। नेक्स्ट वी हैव it provided service of transportation of goods to a cooperative society in Rajasthan which was newly constituted और रजिस्टर्ड नहीं है। जीएसटी लॉ में अमाउंट 3 लाख का चार्ज हुआ है। While transporting the goods, it generated e-way bill on Monday 12:04 AM. The goods were to be transported for a distance of 220 किलोमीटर। तो ये प्रोबेबली एक तो ई-वे बिल का वैलिडिटी पूछेंगे, और अगर आप देखो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने प्रोवाइड करे नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो इसके केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये ट्रांजैक्शन नॉर्मली टैक्सेबल भी होगा। देन इट ओन्स एंड मेंटेन्स ओन पेट्रोल पंप इन राजस्थान, जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 20 लाख रुपीस का। अब पेट्रोल पंप क्या है, पेट्रोल का अगर आप सप्लाई कर रहे हो, पेट्रोल का सप्लाई इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गई, हमारी एग्जाम सप्लाई हो गई, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है ये। हमें जीएसटी की रेट्स यहाँ पे बता रखी है, 12% है, एंड अमाउंट फॉर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, हमें वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बतानी है जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। सबसे पहले हमें जितनी भी हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई आइडेंटिफाई करी इनका हम टोटल लगा लेते हैं। सो 2 लाख प्लस 5 लाख, देन 2,50,000, देन 5,50,000 एंड 20 लाख, तो ये हो गया 35 लाख रुपीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्लेस टू सप्लाई बताना है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स बाय मिस्टर चंपक प्रोवाइडेड बाय स्टेल। सो देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो भले ही गुड्स ये मिस्टर चंपक के ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, लेकिन ये एक्चुअली में सर्विसेज प्रोवाइड किसको करी है, मनी बैंक को करी है। सो आप अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज एक रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करवाते हो, तो उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन। सो यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा क्या हो जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव एग्रीगेट टर्नओवर बताना है स्टाइल का फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो हमने अभी देखो एग्जाम सप्लाई का टोटल तो लगा ही लिया 35 लाख, अब हम टैक्सेबल सप्लाई भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो 35 लाख प्लस एक तो ये 1,50,000 प्लस ये 3 लाख, तो 39,50,000 हमारे यहाँ पे टोटल एग्रीगेट टर्नओवर निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वैलिडिटी पीरियड बताना है ई-वे बिल का। तो यहाँ पे देखो 220 किलोमीटर है और कुछ कह नहीं रखा, तो हम इसको अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो ही मानेंगे, मल्टी डायमेंशनल कार्गो ही मानेंगे। सो 220 डिवाइडेड बाय 200 इट कम्स 1.1। सो इसको हम अपर राउंड ऑफ करते हैं तो 2 डेज का क्या हो जाएगा, टोटल वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए। अब कब से कब तक ही रहेगा, सो अगर आप मंडे को जनरेट कर रहे हो ई-वे बिल, सो ये मिडनाइट से स्टार्ट होता है, तो मंडे का 12 AM मतलब अभी दिन स्टार्ट ही हुआ है, मंडे स्टार्ट ही हुआ है। सबसे पहले हम 11:59 तक पहुंच जाएंगे इस मंडे पे, तो ये इसकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी ट्यूसडे के 00:00 AM से, 00:00 AM से ट्यूसडे से इसकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी और फिर 2 दिन मतलब थर्सडे तक इसकी वैलिडिटी जाने वाली है। सो अगर हम देखें इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, इट्स वैलिडिटी विल कंटिन्यू अप टू वेंसडे थर्सडे एट 12 midnight। सो इसकी वैलिडिटी कहाँ तक रहेगी, थर्सडे की 12 तक, तो वेंसडे थर्सडे की 12 तारीख तक, 12 बजे तक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन वी हैव, हमें टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड होगा क्या, जो हमने ये लोकल अथॉरिटी के साथ ट्रांजैक्शन किया है। सो जो हमने लोकल अथॉरिटी को हमने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करी फॉर रिलीफ मटेरियल, ये क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई। सो एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में कभी भी टीडीएस डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। सो टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाई। सो यहाँ पर एग्जेम्प्ट सप्लाई होने के कारण कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा।
सो वैल्यू के बेसिस पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं आया क्योंकि ये एग्जाम सप्लाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो यहाँ पे एक तो उन्होंने टीडीएस टेस्ट कर लिया कि एग्जाम पे नहीं आता, ईवी बिल की एप्लीकेबिलिटी चेक कर ली और टर्नओवर वगैरह हमसे कैलकुलेट करवाया, एग्जाम सप्लाई मेंडोर का इन्होंने टेस्ट किया है और पीओएस क्या होता है वो हमने टेस्ट कर लिया। नाउ केस सिनेरियो 13 इट सेज Messrs. Hari Mukund Hardwares, a partnership firm registered under GST in the state of UP. It is engaged in supply of door and window fittings across India. अक्टूबर मंथ में इन्होंने ये फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज करी है। सो सीइंग द इंफॉर्मेशन साफ साफ समझ में आ रहा है कि पक्का टीओएस का कुछ टेस्टिंग करने वाले हैं। सो हम इसको क्वेश्चन के साथ और देख लेंगे। जीएसटी रेट बता रहे कि 18%। गुड्स आर जनरली रिसीव्ड बाय पार्टीज इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान सेकेंड डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, वेयरएज इट टेक्स 5 days टू रीच कर्नाटका। सो इन्होंने ये भी बता दिया कि गुड्स पहुंचेंगे कब तक रेसिपेंट को। Hari Mukund Hardwares gives 2% cash discount to its customers where the payment is received in advance or within 15 days from the date of removal of goods. Their respective credit note is also issued immediately. The buyer also takes the necessary legal action required under GST law with respect to such credit note immediately. So ये बेसिकली क्या करते हैं, या तो 2% कैश डिस्काउंट दे देते हैं अगर आप एडवांस में पेमेंट करते हो, या फिर गुड्स के रिमूवल से 15 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हो और उसके रिगार्डिंग आपको क्रेडिट नोट भी इशू हो जाता है। फिर क्या बोल रखा है, टू सप्लाई सच गुड्स एज फॉरसेट इट रिसीव सर्विसेज फ्रॉम अ लोकल जीटीए मैसर्स खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर्स अनरजिस्टर्ड है, और ये क्या करता है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस रिलीज करता है 1 लाख को ऑन 22 अक्टूबर, जिसका पेमेंट 27 दिसंबर को किया जा रहा है अलॉन्ग विद पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इस ट्रांसपोर्टेशन पे टोटल 2.5% का जीएसटी है। हमें अब क्वेश्चंस देखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ गुड्स सप्लाइड टू मेसर्स चरण जोत हार्डवेयर्स एंड फिटर्स। सो चरण जोत हार्डवेयर्स एंड फिटर्स को हमने जो ये सप्लाई करी है, इसके लिए अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डोर एंड विंडो फिटिंग्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। सो गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 12 अक्टूबर है, और पेमेंट से हमें कोई मतलब रहेगा नहीं, और रिमूवल ऑफ गुड्स हमारा ड्यू डेट बन जाएगा। सो ड्यू डेट इनवॉइस की थी 10 अक्टूबर, एक्चुअली में आपने 12 अक्टूबर को इशू किया इनवॉइस, तो विच एवर इज अर्लियर क्या होता है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। सो 10 अक्टूबर क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। So option B is correct. Next, time of supply in case of goods supplied to Messrs. Rana Singh Ji Hardware Products. तो राणा सिंह जी के केस में क्या होगा, देखो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 7 अक्टूबर, ये हमारा काम का है नहीं, और 20 अक्टूबर को हमने रिमूवल किया है गुड्स का। सो ड्यू डेट क्या हो गई 20, लेकिन एक्चुअल इनवॉइस कब इशू हो गया 17, तो अर्लियर क्या है 17 अक्टूबर, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आ जाएगा 17 अक्टूबर निकल के आ जाएगा। सो 17 अक्टूबर यहाँ पे टीओएस हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय मेसर्स खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर्स। अब देखो मेसर्स खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर्स के केस में क्या है, ये क्या है कंसाइन, ये क्या कर रहा है बेसिकली, हम इससे क्या ले रहे हैं, लोकल ही जीटी है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है इसको। सो ये क्या है, ये खुद तो अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब ये खुद तो टैक्स पे कर नहीं रहा होगा एफसीएम में। सो हम इसके केस में क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आरसीएम के केस में ये क्या है, एक तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। सो आरसीएम के केस में सप्लाई ऑफ सर्विस अगर होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई इज बेसिकली अर्लियर ऑफ, या तो जब आपको पेमेंट आप पेमेंट करते हो, या फिर 61st डे, मतलब डे इमीडिएटली आफ्टर 60 days फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। तो सप्लायर की इनवॉइस से 61st डे अगर हम यहाँ पे देखें, सो 22 अक्टूबर का इनवॉइस था और हमने पेमेंट कब किया है 27 दिसंबर को हमने फाइनली जाके पेमेंट किया है। सो अगर हम इसको कैलकुलेशन करें, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 22 अक्टूबर में अगर मैं 61 डेज ऐड करती हूँ, सो अक्टूबर में 31 डेज होंगे।
सो 22 नवंबर तक हो जाएगा 31 डेज, एंड देन 30 डेज अगर हम ऐड करेंगे तो 22 हमारा दिसंबर यहाँ पे निकल के आएगा। सो 22 दिसंबर एंड 27 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन gross tax liability attributable to outward supplies of Messrs Hari Mukund Hardwares for the month of October। gross tax liability हमें इसकी बतानी है अक्टूबर मंथ की। सो अगर आप देखोगे ये सारी अक्टूबर की इसकी क्या है, आउटवर्ड सप्लाईज है, आउटवर्ड सप्लाईज है सारी। सो ये सारी टैक्सेबल होगी। सो हम क्या कर लेंगे, इनका टोटल लगा लेते हैं। 5,75,000 प्लस 3,25,000 प्लस 270 प्लस 375, तो 15,45,000 हो जाएगा। जीएसटी की रेट इन्होंने 18% बताई रखी है। सो हमें टोटल जीएसटी निकालना है या सीएस का क्लासिफिकेशन भी करना है। दे वांट क्लासिफिकेशन। ओके, सो देखो हम खुद कहाँ के, यूपी के, और अगर आप देखो ये सारे ट्रांजैक्शन ही क्या है, इंटर स्टेट ही हो रहे हैं। सो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल 15,45,000 पे हम डायरेक्ट 18% लगा देंगे, तो 278,100 होगा आईजीएसटी आउटवर्ड सप्लाई पे। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, विच सेज कि इन्होंने 2% कैश डिस्काउंट भी दे रखा है। 2% कैश डिस्काउंट भी ये देते हैं कस्टमर्स को। तो किन किन कस्टमर्स को ये 2% का कैश डिस्काउंट मिला होगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा। सो अगर आप देखोगे 10 अक्टूबर को इनवॉइस था, 15 डेज हमें कब से देखने हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स से देखने हैं। सो 10 अक्टूबर को रिमूवल हुआ, 25 अक्टूबर को इन्होंने पेमेंट कर दिया, विद इन 15 डेज है क्या, बिल्कुल है। तो इसके केस में डिस्काउंट मिल गया होगा। सो मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ। देन यहाँ पे 10 अक्टूबर 10 नवंबर को जाके पेमेंट हुआ है, तो इसके केस में नहीं मिला होगा डिस्काउंट। 20 अक्टूबर और इन्होंने तो एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, तो इनको भी डिस्काउंट मिला होगा। 19 अक्टूबर एंड 29 नवंबर 15 डेज में नहीं, तो इसके केस में डिस्काउंट नहीं मिला होगा। सो इन दोनों का हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 5,75,000 प्लस 2,70,000, 8,45,000 का 2% कर दो, इट कम्स 16,900। 16,900 का 18% इज 3042। तो 3042 हम क्या कर देते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं। आप डायरेक्टली भी इन दोनों को रिड्यूस करके और फिर टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते थे। तो 278,100 अगर हम लेस करेंगे तो इट कम्स 275,058। देन इसके अलावा अगर आप देखोगे आरसीएम में ये वाला जो टैक्स है ये भी हम खुद ही पे करेंगे। सो आरसीएम ये जो टैक्स पे होगा 1 लाख पर, ये भी हमें पे करना पड़ेगा 2.5% की रेट से, क्योंकि ये क्या है, ये पर्सन जो है मैसेज खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर्स, इसके केस में इन्होंने साफ साफ बताया सी और एसजीएसटी लगना है 2.5% की रेट से। 2,2500 का सी और एसजीएसटी निकल कर आ जाएगा। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी टू आउटवर्ड सप्लाईज जो एट्रीब्यूटेबल है हमें वो बतानी है। सो अगर सिर्फ आउटवर्ड की पूछे तो आउटवर्ड की इतनी है 275,058। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन total value of all supplies involved in the above case scenario on which Messrs Hari Mukund Hardware is liable to pay tax। So टोटल हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है जिसपे ये टैक्स पे करेंगे। तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि आउटवर्ड भी बता दो और इनवर्ड भी यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं। सो हमें दोनों आरसीएम प्लस आरसीएम इनवर्ड और जो आउटवर्ड सप्लाई उनका टोटल हमें यहाँ पे निकालना रहेगा। सो ध्यान रखना ये जो हमें इनका रिड्यूस वैल्यू से हम यहाँ पे वो लेंगे, तो 5,75,000 में से अगर हम 2% लेस कर देंगे 563,500 हो जाएगा। 3,25,000 पूरे पे लगेगा। 2,70,000 माइनस 2% करेंगे 264,600। देन 3,75,000 और आरसीएम में कितना है 1 लाख रुपीज। सो ये टोटल हो जाएगा 16,28,100। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
Next, case scenario number 14. It says ABC Private Limited, a company registered under GST in the state of Uttar Pradesh, manufactures products which are used in laboratories. The products are manufactured in the company's factory located in Lucknow, Uttar Pradesh, and sold in various parts of UP. It also provides intra-state repair and maintenance services for its products. हमें टर्नओवर की डिटेल्स दे रखी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की. सो गुड्स का, सर्विसेज का और इंटरेस्ट इनकम के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दे रखी है. द कंपनी प्रोक्योर्स द सर्विस ऑफ मेसर्स राम Enterprises are GTA having its place of business in Lucknow, UP for transport of goods from its factory to customers' location in April. Messrs. Ram Enterprises has not exercised the option to itself pay GST on the services supplied by it. Messrs. Ram Enterprises prepares a regular consignment note containing the details of consignor, consignee and other prescribed details. The services provided by Messrs. Ram Enterprises are chargeable at the rate 5%. So, यहाँ पे खुद टैक्स पे नहीं कर रहा, हमें इसका मतलब RCM में टैक्स पे करना रहेगा. हमें क्या कुछ डिटेल्स दे रखी है अप्रैल टू जून क्वार्टर की, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर 3 है. गुड्स की, सर्विसेज की, इंटरेस्ट इनकम की. देन अमाउंट पेड फॉर सर्विसेज रिसीव फ्रॉम राम एंटरप्राइजेज, मतलब ये RCM इनवर्ड सप्लाईज की. फिर रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया, इनपुट सर्विसेज रिसीव करी है. फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो रॉ मटेरियल पॉइंट 5 में received by ABC Private Limited in April in its factory located in Lucknow, UP includes goods amounting to 2,26,000 received from Messrs. Akash Enterprises on the instructions received from Messrs. Abhijit Enterprises. So ये बेसिकली बिल टू शिप टू मॉडल का यहाँ पे केस हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. Messrs. आकाश एंटरप्राइजेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूपी में है और अभिजात एंटरप्राइजेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस गुजरात में दे रखा है. देन Vedanta Foundation and Charitable Trust registered under 12AB of the Income Tax Act has been set up by the founders of ABC Private Limited for conducting charitable activities in the state of UP. The trust organizes sessions on yoga, spirituality in the state of UP and charges participation fees for the same. Total fees collected from participants for the month of April of current financial year is rupees 2,50,000. The input services received by the trust during the said month amounts to 1,25,260 rupees. Trust is also analyzing the proposal of granting rights to ABC Private Limited to advertise on its premises. So ये चैरिटेबल एक्टिविटीज के अलावा कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे हैं. तो सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होती है जीएसटी में एग्जेम्प्ट. अगर आप ट्रस्ट होकर कोई बाकी एक्टिविटीज करोगे तो उसके लिए एग्जेम्पशन जीएसटी में नहीं दे रखी है. हमें 18 और 12% की आउटवर्ड और इनवर्ड के रिगार्डिंग रेट्स दे रखी है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा, whether the service provided by Messrs. Ram Enterprises to ABC Private Limited is chargeable to tax. If yes, who will discharge the tax liability. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो बताना है कि जो Messrs. Ram Enterprises ने ABC Private Limited को सर्विसेज प्रोवाइड करी है, Messrs. Ram Enterprises ने सर्विसेज प्रोवाइड करी, क्या वो टैक्सेबल है? बिल्कुल है, RCM में टैक्सेबल है. सो द ऑप्शन this service is chargeable to tax and ABC Private Limited will discharge the tax liability. Option B is correct. Then whether ABC Private Limited could have opted for composition levy under subsection 1 and 2 of section 10 of CGST Act for current financial year. तो अगर हम देखें सबसे पहले तो हमें इसका टर्नओवर पता करना पड़ेगा. 10(1) और 10(2) में हमारे पास कितना लिमिट रहेगा? 1.5 करोड़ का रहेगा क्योंकि ये यूपी में रजिस्टर्ड है. सो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना रहा है. सो पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर आप टर्नओवर देखोगे, ये क्या कर रहे हैं? गुड्स का और सर्विस दोनों का साथ में सप्लाई कर रहे हैं. तो हमें सबसे पहले तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप 10% से ज़्यादा सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते हो गुड्स के साथ में, तो ही आप 10(1) 10(2) ले सकते हो. सबसे पहले देखो टर्नओवर कितना इनका, अगर हम देखें कितना इनका टोटल टर्नओवर बैठा है. सो इसमें गुड्स का आएगा, बिल्कुल आएगा. सर्विसेज का आएगा, बिल्कुल आएगा. इंटरेस्ट इनकम आएगी क्या? नहीं, इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड नहीं होती है एग्रीगेट टर्नओवर में. सो 1 करोड़ 2 लाख प्लस 9,25,000 दैट इज 1.1125
करोड़ का यहाँ पे हमारा बैठा है, विच इज लेस देन 1.5 करोड़, सो ये एलिजिबल तो है। अब हमें देखना है सर्विसेज का जो हम सप्लाई करेंगे वो हमारा करंट ईयर में कितना होना चाहिए, 10% ऑफ द टर्नओवर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। सो अगर हम इसका 10% करते हैं तो इट कम्स 11,12,500। सो 11,12,500 और 5 lakh which ever is higher, 11,12,500। सो 11,12,500 तक का सर्विसेज सप्लाई अगर करते हैं तो ये एलिजिबल रहेंगे। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर येस इट कुड हैव, लेकिन सर्विसेज का आपको 11,12,500 तक ही आप करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, assuming ABC Private Limited has opted for composition scheme at the beginning of the current financial year, what shall be the total GST liability for the April to June quarter? So April to June quarter का हमें यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसका हमें बेसिकली बताना है कि इनके ऊपर कितना GST लाइबिलिटी निकल कर आएगी। तो अगर आप देखोगे ये क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है। सो यहाँ पे 1% ऑफ दी टोटल टर्नओवर, टोटल सिर्फ टैक्सेबल का नहीं, इनको टोटल टर्नओवर का क्या करना पड़ेगा, टर्नओवर इन स्टेट ड्यूटी का क्या करना पड़ेगा, 1% टैक्स देना पड़ेगा। सो एक तो इसका 1% हो जाएगा, सर्विसेज पे भी 1% लगेगा क्योंकि हम मान रहे हैं ये लिमिट के अंदर ही सप्लाई है। अभी तो सिर्फ 92,000 ही हुआ है, वैसे भी इंटरेस्ट इनकम पे कोई नहीं लगेगा। देन ये पेमेंट है, रॉ मटेरियल रिसीव्ड है, इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड है। सो बेसिकली आईटीसी तो मिलता है नहीं। और ये जो मैसेज राम एंटरप्राइजेस है इससे क्या है, आरसीएम इनवर्ट सप्लाई। सो आरसीएम इनवर्ट सप्लाई का टैक्स तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, जो नॉर्मल रेट है यहाँ पे 5% की रेट एप्लीकेबल रहेगी तो 5% से ही करना पड़ेगा। सो अगर आप निकालोगे 10,20,000 का 1%, देन 92,550 का 1% एंड 50,000 का 5%, इट कम्स 13,625 रुपीज, 626 मान लो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, विधाता फाउंडेशन जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थी। सो उसके रिगार्डिंग पहला तो बोल रखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड जीएसटी का एम्बिट, बिल्कुल सही है। अनलेस स्पेसिफिकली एग्जाम करेंगे, ये बिल्कुल इनको ऊपर जीएसटी लगता है अगर इनको कोई सर्विसेज टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अगर कोई सर्विस प्रोवाइड होती है। ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ वेदांता फाउंडेशन एग्जाम रहेगी या नहीं, सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज एग्जाम रहती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन फीस चार्ज बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर सेशंस ऑन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी आर एग्जाम सिंस द ऑब्जेक्टिव इज एडवांसमेंट ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट क्योंकि सेकेंड वाला यहाँ पे गलत हो रहा है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट शैल बी द प्लेस टू सप्लाई फॉर सप्लाई ट्रांजैक्शन बिटवीन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अभिजात एंटरप्राइजेज एंड आकाश एंटरप्राइजेज और नेचर ऑफ टैक्स लेवेबल देयर ऑन। सो बेसिकली जो बिल टू शिफ्ट मॉडल था ये वो पूछना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एबीसी जो प्राइवेट लिमिटेड है इनको जो मटेरियल मिले हैं वो किससे मिले हैं, मैसर्स आकाश एंटरप्राइज से मिले, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन किसने दिया था, मैसर्स अभिजात एंटरप्राइजेस ने। तो आप समझो एक एबीसी है, एक हमारे पास है आकाश और एक है अभिजात। अभिजात ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप हमारे बिहाफ पे जो डिलीवरी है वो किसको कर दो, एबीसी एंटरप्राइज को कर दो। तो एबीसी एंटरप्राइज ने ऑर्डर तो किसके साथ प्लेस किया था, अभिजात को, लेकिन सप्लाई रूट कैसे हुई है कि पहले आकाश ने कर दिया सीधा एबीसी को सप्लाई। सो एक ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे हो रहा है आकाश और अभिजीत एंटरप्राइज के बीच में, आकाश और अभिजीत एंटरप्राइज के बीच में। आकाश आइडियली सेल किसको कर रहा है, अभिजात को कर रहा है, लेकिन डिलीवरी किसको कर रहा है, एबीसी को। इसी को क्या बोलते हैं, बिल टू शिफ्ट मॉडल। सो बिल टू शिफ्ट मॉडल जो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसके केस में प्लेस, भले ही डिलीवरी यहाँ पे एबीसी को हो रही है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अभिजात का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस देखो क्या है, अभिजात एंटरप्राइजेस। अभिजात एंटरप्राइजेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, गुजरात है। और आकाश का क्या है,
आकाश इंटरप्राइजेस कहाँ रजिस्टर्ड है? यूपी में। सो ये क्या हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें एबीसी और अभिजात के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, अभिजात ने सेल किसको करी है? एबीसी को। सो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पे डिलीवरी हो रही है, गुड्स की डिलीवरी एबीसी की प्लेस पे हो रही है। एबीसी अगर हम देखें इट इज यूपी। सो ये यूपी हो गया, गुजरात और यूपी। सो इसके केस में इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन क्या है? इंटर स्टेट यहाँ पे होंगे। सो इफ वी सी पीओएस अभिजात और आकाश के बीच में इन्होंने प्रिंसिपल बेस ऑफ बिजनेस गुजरात को बताया है, आईजीएसटी लेवेबल बताया है, और अभिजात और एबीसी जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है दैट इज उत्तर प्रदेश, और आईजीएसटी लेवेबल बिल्कुल ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट केस नंबर 15, GQF Private Limited registered under GST in the state of Maharashtra is engaged in manufacturing of goods which are used for further production in automobile industry. The company sends some semi-finished inputs to job workers, Messrs. Jamna and Jamna Enterprises for necessary processing. Processed goods क्या करे जाते हैं? वापस कंपनी को भेज दिए जाते हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। मैसेज जमुना एंटरप्राइजेस का प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में, जमुना एंटरप्राइजेस का कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, विद 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ GQF प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी पुट्स सम रॉ मटेरियल and stores the same for a few months in the warehouse operated by Messrs. Gajanan Enterprises in the state of Tamil Nadu. Later on, it transported the company's to the company's factory in Maharashtra. Messrs. Gajanan Enterprises GST में रजिस्टर्ड नहीं है और इनका टर्नओवर भी कितना है? करंट फाइनेंशियल ईयर का 18,25,000। सो ये वेयर हाउस ऑपरेटर के रजिस्ट्रेशन और उनके एनरोलमेंट नंबर से पक्का कुछ पूछने वाले होंगे। कंपनी मेंटेन करती है अपने सारे रिकॉर्ड्स महाराष्ट्र में ही। हमें रेलेवेंट डिटेल्स दे रखी है अगस्त मंथ की, टोटल टर्नओवर दे रखा है, इनपुट्स की डिटेल दे रखी है, इनपुट सर्विसेज की दे रखी है, कितना गुड्स जमुना और यमुना को गया है वो भी बता रखा है। सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। GQF प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोक्योर करी है सर्विस ऑफ मेसर्स स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेस जो एक जीटीए है और इनका प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला में है। स्पीडो फास्ट इज रजिस्टर्ड इन ऑल दी स्टेट्स विद सेम पैन। सो ये सेम पैन से रजिस्टर्ड इन स्टेट्स में। GQF प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने फिनिश गुड्स टू डिफरेंट कस्टमर्स लोकेटेड विद इन महाराष्ट्र थ्रू मेसर्स स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेस। मेसर्स स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेस प्रिपेयर्स अ कंसाइनमेंट नोट। इसका मतलब ये जीती है पक्के वाले जीती है जिनमें सारी डिटेल्स दे देते हैं। हमें पहला क्वेश्चन पूछा है जो गजानन एंटरप्राइज है जो वेयर हाउस का ओनर है तमिलनाडु में, विशेष टू नो वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो देखो आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तमिलनाडु में हो तो आपको रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेना, लेकिन आप क्योंकि एक वेयर हाउस ऑपरेटर हो तो आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर जरूर लेना रहता है। सो बीइंग अ वेयर हाउस ऑपरेटर आपको रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेना लेकिन आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना रहेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेस विशेस टू ऑब्टेन अ यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर CEN कॉमन एनरोलमेंट नंबर आप अगर लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो क्योंकि आप मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो। तो मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो, अगर आप चाहते हो सिंगल एक नंबर यूज करके आप क्या कर सको ई-वे-बिल वगैरह जनरेट कर सको तो बिल्कुल आप ये कॉमन एनरोलमेंट नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एक बार अप्लाई कर देते हो तो फिर आपको ये कॉमन एनरोलमेंट नंबर ही यूज करना पड़ता है, फिर आप अपना GST नंबर यूज नहीं कर सकते हो ई-वे-बिल्स के लिए। सो इट इज नॉट एलिजिबल, नो इट इज एलिजिबल, इट इज एलिजिबल बट यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं तो ये भी गलत है। सो इट विल यूज CEN ओनली। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन whether GQF Private Limited is required to generate e-way bill in case of transfer of goods to Messrs. Jamuna Enterprises. तो जमुना एंटरप्राइज के केस में क्या आपको ई-वे बिल जनरेट करना रहेगा। सो देखो जमुना एंटरप्राइजेस आइडियली तो कहाँ पर है, ये तो हम तो देखो महाराष्ट्र में है और जमुना जो एंटरप्राइजेस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। भले ही 50 किलोमीटर
के दायरे में आ रही है, लेकिन ये क्या हो गया, इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया एक प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को, तो उसके केस में आपको मैंडेटरीली क्या करना पड़ता है, ई वे बिल जनरेट करना रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ दी अमाउंट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दी कंसाइनमेंट अमाउंट आपको ई वे बिल जनरेट करना रहेगा इस केस में। सो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Then, Messrs. Speedofast Enterprises wants to transport multiple consignments of GQF Private Limited in a single conveyance. These consignments are of different consignees or individual e-way bills with different validity periods generated for these consignments. क्या आप एक सिंगल कंसोलिडेटेड ई-वे बिल यूज कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो मल्टीपल कंसाइनमेंट्स के लिए? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो आपके हर ई-वे बिल है उसकी वैलिडिटी पीरियड जो उनकी नॉर्मल वैलिडिटी होनी चाहिए वही रहेगी। इस कंसोलिडेटेड ई-वे बिल से उनकी वैलिडिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो इट कैन जनरेट, या सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next case scenario number 16. It says Galgodi Travels Limited is established on 3rd April in the city of Bangalore, Karnataka, and the primary objective of the company is to provide air-conditioned, contract-based passenger transportation services at affordable fares. Voluntary registration लिया 1 मई से। ऑन 1 जुलाई कंपनी ने कुछ मोटर व्हीकल्स ऑमनीबस परचेज करे जिनकी सिटिंग कैपेसिटी हमें दे रखी है 8, 9, 11, 13। सो अप टू 13 पर्सन्स के अगर आपके पास मोटर व्हीकल होते हैं तो उसके केस में आपका जो आईटीसी रहता है वो क्या रहता है, ब्लॉक रहता है। लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास हुआ करते थे। उसके एक्सेप्शंस में एक एक्सेप्शन ये था कि अगर आप क्या कर रहे हो, फर्दर सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहे हो और उसके लिए अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो तो फिर उसके केस में आपको क्या मिल जाता है, आईटीसी मिल जाता है। सो ये क्योंकि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो इनको ये इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस सिटिंग कैपेसिटी इनको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। Then for the month of July, GTL associated with POCO Limited to enhance the business operations. POCO Limited owns and operates an electronic platform for supply of passenger transportation services in Bangalore. The company developed an application called POCO through which customers can access the nearest available motor vehicles cabs and avail the services. POCO Limited collects the consideration for the services from the customers and remits the same to the service provider GTL after retaining the commission charged by it for using its electronic platform. So ये कुछ कलेक्शंस यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं। हमें फिर उसके बाद डिटेल्स बता रखी है बुकिंग्स की। इसको हम विद द क्वेश्चंस देख लेंगे इनके रिगार्डिंग हमने क्या पूछ रखा है एग्जैक्टली। In all the above cases, journey क्या single day journey and invoice is issued electronically in the date of travel immediately after the completion of journey. Same day पे आप invoice issuance हो रहा है। Details of passenger transportation services supplied by GTL through POCO Limited and GST liability on the supply is as follows. So हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर की वैल्यू ऑफ सर्विसेज और CSI GST के अमाउंट्स यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने। सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। बुकिंग कंफर्म ओनली आफ्टर पेइंग टोटल फेयर, नो अदर इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई और सारी आईटीसी कंडीशन मान लो फुलफिल हो रखी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स। मैंने बताया कोई क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा, पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर उन्होंने पूछा अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश नेचर बाय जीटीएल ऑन दी सर्विसेज सप्लाइड बाय इट थ्रू पोको लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ रूल 86B। सो हमें 86B जो 99% वाला रूल होता है वो इग्नोर करना है और फिर हमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कितना अमाउंट पेबल निकल कर आएगा। सो अगर आप देखोगे हम सबसे पहले आईटीसी भी तो कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तो इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखी है और 40 मंथ ऑफ कब का पूछा है, जुलाई का पूछा है इन्होंने हमसे। सो हमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तो दे रखी है, हमें आईटीसी भी निकालना पड़ेगा उसके लिए। सो अगर हम देखें कितना कितना आईटीसी मिलेगा तो ये 10 लाख पे 12 लाख 14 लाख ये जो परचेज वैल्यू है इन पे आईटीसी मिलेगा। इन पे क्या है सी और SGST है तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे विद दी नंबर ऑफ व्हीकल्स और फिर इनके ऊपर डायरेक्टली एक साथ ही रेट ऑफ टैक्स 9% की रेट लगा देंगे।
सो 40 lakhs, देन 36 lakhs एंड 28 lakhs का टोटल अगर हम करेंगे तो 1.04 करोड़ होता है। इसको अगर हम 9% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,36,000 का हमारा CGST आ जाएगा और 9,36,000 का ही हमारा SGST निकल कर आ जाएगा। और IGST की जहाँ तक बात है तो ये हो जाएगा 2,70,000 का। 15 लाख का 18% विल बी 2,70,000। सो ये हमारा ITC भी निकल कर आ गया। अब अगर हम देखें इसके सामने, अगर हम इसको एडजस्ट करें सो यहाँ मैं शो कर देती हूँ कैलकुलेशन CS और IT। हमारे पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 9 lakhs एंड 4 lakhs की। और अभी हमने ITC निकाला है कितना यहाँ पे C और S के लिए हमारे पास 936 का है टोटल ITC, बट हमारे लिए सिर्फ 9 लाख यूजेबल है। सो 9 लाख तो हम इनको रेस्पेक्टिव में यूज कर देंगे। उसके अलावा अगर I का अगर हम देखें तो 2,70,000 का है, सबसे पहले तो वही एडजस्ट होगा। उसके बाद जो इनका 36,000 बचा है वो भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सो ये तो निल हो गया। और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें सो इट कम्स 58,000 रुपीज। सो ये हमारा 58,000 रुपीज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव amount of tax to be collected at source, ignore bifurcation under the CSI by POCO Limited on taxable supplies made through it during the months of July, August and September. So हमें TCS का अमाउंट निकालना है यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर का। सो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है डिटेल्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सप्लाइड बाय GTL थ्रू पोको लिमिटेड, और हमें GST लायबिलिटी सप्लाई का दे रखा है। सो देखो वैल्यू ऑफ सर्विसेज हमें यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर की दे रखी है। TCS की रेट हमें पता है कितना है, 0.5% टोटलिटी में है और हमें C और SI का क्लासिफिकेशन करना नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे रेट अप्लाई कर देंगे। सो 1.3 करोड़ का 0.5% है 65,000, देन 1 करोड़ 25 लाख का 0.5% है 62,500 एंड 1 करोड़ 40 लाख का 0.5% है 70,000। So if we see the answer, option A is correct. Next we have place of supply for order number CA 435, 534 and 987। हमें इनका प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। सो 435, 534 एंड 987। ओके, सो देखो हमें इनका प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। सबसे पहले हमें देखो इन्होंने क्या कह रखा है कि यहाँ पर बेसिकली ये जो कस्टमर है फर्स्ट वाले केस में ये क्या है, अनरजिस्टर्ड है और ये जर्नी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, बेंगलोर से, एंड हो रही है चेन्नई में, और कस्टमर का रेसिडेंस हमें दे रखा है चेन्नई का। सो बेसिकली अगर पर्सन क्या होता है, अनरजिस्टर्ड होता है और आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेते हो, तो उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, जहां से आप जर्नी स्टार्ट करते हो, एम्बार्क करते हो। सो यहाँ पर आपने जर्नी स्टार्ट कहाँ से करी, बेंगलोर से। सो बेंगलोर क्या हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। देन नेक्स्ट 534 वाले केस में ये क्या है, रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेता है तो उसके केस में लोकेशन ऑफ रेसिपेंट दैट इज हैदराबाद क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। देन थर्ड केस में अगेन अनरजिस्टर्ड है, तो जहां से जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आप दैट इज हैदराबाद क्या हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। सो बेंगलोर और हैदराबाद, इन हैदराबाद इज द आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें टाइम ऑफ सप्लाई बताना है 234, 777 एंड 001। सो आई थिंक रिमेनिंग का बताना होगा या। सो देखो यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है डेट ऑफ ट्रेवल और डेट ऑफ पेमेंट और बुकिंग हमें यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवा के दे रखी है। सो
टाइम ऑफ सप्लाई हमें यहाँ पे बताना है, ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। और टैक्सेबल किस में है, ये टैक्सेबल भी किस में है, एफसीएम में टैक्सेबल है। सो सप्लाई ऑफ सर्विस अगर हम कर रहे हैं और एफसीएम में अगर हमें टैक्सेबिलिटी चेक करनी होती है तो हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले तो कि इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमें इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि इनवॉइस इज इशूड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द डेट ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल की जो डेट है ना, इसी को हमें इनवॉइस की डेट माननी है। सो इनवॉइस इस दिन को इशू हुआ है। सो हमें देखना सबसे पहले तो पड़ेगा कि 30 डेज में इशू हुआ है क्या। अगर होगा तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर 30 डेज में नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चेक करना है 30 डेज में इनवॉइस इशू हो गया या नहीं हुआ। 30 जुलाई को देखो बुकिंग करी है और ट्रैवल आपने किया है 5 जुलाई को किया है। सो 5 जुलाई को आपने ट्रैवल किया, मतलब सर्विस का प्रोविजन हो रही है 30 डेज के अंदर ही हो रही है, क्योंकि आपकी ट्रैवल डेट और इनवॉइस डेट सेम है यहाँ पे। तो सो यहाँ पर हम सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे कि इनवॉइस और पेमेंट हमें विच एवर इज अर्लियर देखना रहेगा। सो 5 जुलाई और 3 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर 3 जुलाई। देन 777 के केस में आप देखोगे 22 एंड 28, विच एवर इज अर्लियर 28, 25 और 23rd। सो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, 20th एंड 23rd। सो 3rd, 20th एंड 23rd, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। केस सिनेरियो 17th. Mr. A registered in GST as a practicing chartered accountant who is supplying the service in the field of auditing and assurance. His earnings during the current financial year हमें दे रखी है। Auditing and assurance से 1.86 करोड़ की है। एग्जामिनर के फॉर्म में 2,50,000 इनको ICAI और ICSI से मिला है, नॉट ऑन देयर रोल्स इन द मंथ ऑफ जून। रेंटल इनकम मिली है कमर्शियल प्रॉपर्टी से 13,90,000 की। Further, in the month of April, Mr. X purchased 10 computers at the price of 25,000 each for his office, as new staff has been recruited by his HR team and has availed and utilized ITC on the same. On 31st October, out of these 10 computers, Mr. A ने डोनेट कर दिए 2 कंप्यूटर को, तो एक ब्लाइंड स्कूल को स्टेट में ही, एंड ओपन मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है ईच कंप्यूटर की कितनी, 10,000 रुपीज। मिस्टर ए ने क्या किया, बिलेटेडली GSTR 3 भी फाइल करी है दिसंबर की, 5 दिन डिले से फाइल करी है बेसिकली। नेट टैक्स 1,80,000 का यहाँ पे पेबल था। ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख की है और 18% का GST एप्लीकेबल था, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएंगे हमसे बेसिकली। सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। ओपनिंग बैलेंस हमें निल्स मानना है और टाइम, ये रिटर्न मंथली बेसिस पे फर्निश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो हमें बताना है कि अज्यूमिंग दैट द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाइनेंशियल ईयर 23-24, Mr. A is required to maintain and retain the books of accounts for said financial year under GST law up to. So अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में खड़े हो तो आपको सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि आपकी एनुअल रिटर्न की डेट क्या है। तो एनुअल रिटर्न की डेट क्या हो जाएगी, 31 दिसंबर 2024। इससे आपके पास कितने टाइम का पीरियड रहता है, 72 मंथ्स। सो यहाँ से अगर मैं 72 मंथ्स ऐड करूँ, 72 मंथ्स का मतलब कितना हो गया, 6 ईयर्स। सो यहाँ से अगर अब मैं 6 ईयर्स ऐड करूंगी तो 31 दिसंबर 2030 निकल कर आता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन एग्रीगेट टर्नओवर हमें बताना है मिस्टर ए का करंट फाइनेंशियल ईयर का। सो अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें, देखो इन्होंने हमें अपनी अर्निंग्स का यही यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है 3 पॉइंट में। सो फर्स्ट पॉइंट है ऑडिटिंग एश्योरेंस है, जिनका अर्न हो रहा है, दैट इज सिंपली ये टैक्सेबल सप्लाई, कोई एग्जाम्पशन यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, सिंपली ये टैक्सेबल होगी और वो भी FCM में टैक्सेबल होने वाली है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो ये हमारे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा। देन वी हैव, हमने इनकम अर्न करी है फॉर एक्टिंग एज एन एग्जामिनर। हम एग्जामिनर की तरह एक्ट कर रहे हैं, किसके लिए, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। सो अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या होता है GST में एग्जेम्प्ट।
तो ये सर्विस यहाँ पे क्या होने वाली है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट होने वाली है। पर हमसे क्या पूछा है, एग्रीगेट टर्नओवर पूछा है, टैक्सेबल तो पूछा नहीं है, तो एग्रीगेट में तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। देन रेंटल इनकम फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी, सो ये 13,90,000 है, ये भी सिंपली टैक्सेबल होगी और यहाँ पे एफसीएम में ही टैक्सेबिलिटी निकल कर आएगी। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने हमें ये बताया था कि इन्होंने डिस्पोजल किया है अपने कंप्यूटर्स का। सो इन्होंने 2 कंप्यूटर्स डिस्पोज ऑफ कर दिया और इनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, आईटीसी भी अवेल किया था। तो अगर आप कैपिटल असेट्स डिस्पोज ऑफ कर देते हो जिनके ऊपर आपने आईटीसी लिया था, तो विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आप करते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे डोनेट कर दिया, तो भी क्या होता है, ये शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई माना जाता है। तो हम यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू कंसिडर करके हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 10,000 इंटू 220,000 भी हमारे टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। सो अगर हम देखो टोटल लगाए 1,86 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 13,90,000 प्लस 20,000, सो 2,02,60,000 क्या हो जाएगा हमारा टोटल टर्नओवर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमसे पूछा है हमारा टैक्सेबल टर्नओवर कितना होगा। सो हम क्या कर देंगे, सिर्फ ये वाला इसमें से लेस कर देंगे, माइनस 2,50,000, दैट इज 2,10,00,000 हमारा क्या हो जाएगा टैक्सेबल टर्नओवर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि इनमें से कौन से ट्रांजैक्शन सप्लाई है जीएसटी लॉ में। सप्लाई पूछा है, तो देखो फर्स्ट क्या पूछा है, सर्विस प्रोवाइड करी एज एन एग्जामिनर टू आईसीआई और आईसीएसआई। भले ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई भी क्या होती है, सप्लाई होती है। तो मतलब वो सप्लाई तो होती है, पर उन केसेस में क्या होता है, रिलैक्सेशन देने के लिए उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। सो इट इज सप्लाई बट इट इज एग्जेम्प्ट। रेंटल इनकम बिल्कुल सप्लाई है और डोनेशन करा, ये डीम सप्लाई मान लिया हमने शेड्यूल 1 में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों सही है क्योंकि। देन हमसे पूछा इंटरेस्ट, हमें लाइबिलिटी निकालनी है दिसंबर मंथ की। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने डिले रिटर्न फाइल करी है, तो क्या होगा, नेट जो जीएसटी लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो 1,80,000 पे यहाँ पे इंटरेस्ट पे होगा 18% की रेट से मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 365 यहाँ पे हो जाएगा। सो अगर हम निकाले 1,80,000 का 18% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 365, इट कम्स 444 रुपीज। सो अगर हम ऑप्शन देखें, ये दोनों तो देखो इनकरेक्ट हो ही गए। इन दोनों में से अगर हम देखें, फर्स्ट कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट या कैश, दोनों में से किस तरीके से भी इंटरेस्ट को आप पे कर सकते हो, ना बना हम सिर्फ कैश लेजर से पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो ये सप्लाई वाला एक तो पॉइंट ध्यान में रखने वाला था कि एग्जाम सप्लाई भी सप्लाई होती है, और उसके अलावा तो नॉर्मल से पॉइंट्स ही थे, बस ये एग्जामिनर वाले में हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो उसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 18, इट सेज Dhairya Limited, a supplier registered under GST in Gujarat, is exclusively engaged in manufacturing textile products. It is opted to pay tax under composition scheme. 10(1), 10(2) ऑप्ट कर रखा है इन्होंने। टोटल टर्नओवर दे रखा है 1,50,00,000 का। कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगी, ऑफकोर्स टर्नओवर एक्सीड कर रहा है। सो अब से ये मंथली रिटर्न फाइलर बन गए। 30 जून का इनका इनपुट्स का दे रखा है हमें टैक्स 10,000 का, सेमी फिनिश गुड्स से रिलेटेड 5,000 का। सो कंपोजिशन से अगर आप रेगुलर स्कीम में जाते हो तो आप इनपुट्स के साथ साथ कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी ले सकते हो, तो ये आईटीसी आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे सेमी फिनिश गुड्स के केस में इन्होंने कह रखा है कि ये डेटेड कब का है, ये तो 4th मई का ही है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का ही है, और ये वाला 31 दिसंबर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, हम जुलाई में खड़े हैं और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर ही है, तो ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसका भी हम आराम से क्लेम कर लेंगे, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमसे मशीनरी की परचेज के रिगार्डिंग क्या रखा है कि 15 मार्च को खरीदी थी, तो इसका भी आपको आईटीसी मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, तो आप कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी ले सकते हो। सो यहाँ पे इसका भी आईटीसी मिल जाएगा। देन इट सोल्ड गुड्स वर्थ 2,40,000 टू अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे सिर्फ गुड्स का सप्लाई हुआ है, सर्विसेज का सप्लाई नहीं हुआ। सो प्योर सर्विसेज भी नहीं है, ना ही वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जहाँ पे गुड्स की वैल्यू 25% तक होती है, तो मतलब ये एग्जेम्पशन के स्कोप में तो कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा।
देन 15 अगस्त को धैर्य लिमिटेड ने सेल करे गुड्स 10 लाख के टू फिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। सो यहाँ पे गुड्स की सेल करी है एक फिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे टीडीएस का इम्प्लीकेशन आएगा। देन इसके अलावा जिन्होंने बता रखा है हमारी सेल परचेज फॉर जुलाई टू फरवरी 15 लाख की और 12 लाख का परचेजेस। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर धैर्य लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर करे 2500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक, सेल वैल्यू है 200 पर मीटर, आईटीसी कितना है 27,500। इट एक्सपोर्टेड 1500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक अंडर बॉन्ड और बाकी उन्होंने गुजरात में सेल कर दिया। सो मे बी रिफंड का यहाँ से हमसे इम्प्लीकेशन पूछेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में एक तो ये जीएसटी रेट काम की है, बाकी तो नॉर्मल से पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या पूछा है, नेट जीएसटी पेबल इन कैश आफ्टर सेटिंग ऑफ TDS credit if any by Dhairya Limited during the period from April to February। सबसे पहले हमें बताना है कितना नेट जीएसटी पेबल इन कैश अवेलेबल है, अप्रैल टू फरवरी का बताना है, ध्यान रखना है। सो देखो इफ वी सी सबसे पहले देखो कंपोजिशन वाला तो हमेशा कैश में ही पे होगा, तो इसको तो हम सबसे पहले खत्म कर देते हैं। तो 1% से हम सीधा 1,50,000 का ये हमारा टैक्स पे होने वाला है कंपोजिशन वाला, ये तो पक्का कैश में ही जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे एक तो हमें टैक्स कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स देख लेते हैं। तो एक तो हमें यहाँ पे ये सेल दे रखी है 15 लाख की, जीएसटी रेट हमें दे रखी है 12%। सो 15 लाख का 12% 1,80,000, एक तो ये टैक्स हमारा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उन्होंने गुड सेल करे किसको, फिशिंग डिपार्टमेंट को, तो इसके ऊपर आ जाएगा 1,20,000 का टैक्स। और इन्होंने क्या किया है, ये भी मैंने बताया था एग्जाम्प्ट होगा नहीं तो मतलब टैक्सेबल है, 2,40,000 पे भी 12% से टैक्स आ जाएगा 28,800 का। सो ये हमारा आउटपुट टैक्स निकल कर आ जाएगा। मार्च वाला मंथ इग्नोर करना है, तो अभी वाला ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो अगर हम टोटल लगाए इट कम्स 3,28,800। अब हम देखते हैं हमारे पास आईटीसी कितना अवेलेबल है। सो एक तो ये हमें आईटीसी मिल जाएगा, सेमी फिनिश गुड्स का भी मैंने बताया मिल जाएगा। और कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करूं, सो कैपिटल गुड्स का कैसे मिलता है कि जितना आपके पास टोटल टैक्स बनता है उसमें से माइनस कर देते हैं 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट ऑफ क्वार्टर। तो एक तो ये जैन टू मार्च वाला क्वार्टर निकल चुका है और एक अभी अप्रैल टू जून वाला, तो 2 क्वार्टर हो गए। सो 10% इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 5% एक क्वार्टर का होता है, तो 2 क्वार्टर है तो 10% लेस हो जाएगा। सो 1,20,000, 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000 माइनस 10% दैट इज 1,08,000 का हम सीजी का भी क्या ले सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। सो टोटल आईटीसी की अगर मैं बात करूं, एक तो ये 20,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद ये 1,08,000 और एक ये जो 12 लाख की यहाँ पे हमने परचेजेस करी है इसके ऊपर, तो 12 लाख का 12% इज 1,44,000। सो अगर मैं आईटीसी की बात करूं, मेरे पास टोटल आईटीसी कितना अक्यूमुलेट हो गया, इट कम्स 2,82,000। इसके अलावा अगर आप देखोगे हमारे पास टीडीएस का क्रेडिट भी अवेलेबल होगा, क्यों, क्योंकि हमने फिशिंग डिपार्टमेंट को जो सप्लाई करी इसके ऊपर टीडीएस भी डिडक्ट हुआ होगा। सो ये 2,50,000 से ज्यादा है, तो टीडीएस कितने रेट से लगा है, 2% की रेट से लगा होगा। 20,000 का यहाँ पे हमारे पास टीडीएस का क्रेडिट भी रखा हुआ होगा। अब अगर आप देखोगे 328,800 में से एक तो हम आईटीसी लेस कर देंगे 282 का, तो साथ ही टीडीएस क्रेडिट भी हम लेस कर सकते हैं। सो अगर मैं रिड्यूस करूं, इट कम्स 26,800। तो ये कैश में पे होगा जो जुलाई टू फरवरी से रिलेटेड है, और एक ये अप्रैल टू जून वाला 1,50,000। तो 150 और 26,800 इज 176,800। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा है कितना आईटीसी अवेलेबल था अप्रैल टू फरवरी का, हमने अभी निकाला 2,82,000 का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ जीएसटी रिफंड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो रिफंड यहाँ पे हमसे इन्होंने पूछ लिया, ZRS कर रहे हैं
अनयूटिलाइज आईटीसी का हम बेसिकली यहाँ पे क्या निकालेंगे, रिफंड निकालेंगे। सो अगर आप देखोगे उसमें कैसे निकलता है रिफंड, टोटल आपका आईटीसी कितना है इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का, हमारे पास 27,500 टोटल अगर हम करें तो 55,000 का आईटीसी होना चाहिए। ये हमारा इनपुट टैक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे ZRS के टर्नओवर से और डिवाइड करेंगे टोटल टर्नओवर से। ZRS का टर्नओवर अगर आप देखोगे 1500 मीटर जो फैब्रिक है वो हमने क्या करा है, एक्सपोर्ट करा है अंडर बॉन्ड। तो 1500 इंटू 200 ये हमारा ZRS का टर्नओवर हो जाएगा और टोटल टर्नओवर कितना होगा 2500 डिवाइडेड बाय 200। सो ये हमारा अगर इसको कैलकुलेट करें अगर हम, सो इट वुड बी 55,000, इट कम्स 33,000। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। 33,000 का जो अभी रिफंड है पूरा नहीं, रिफंड के केस में हम हमेशा चेक करते हैं कि क्या हमारे पास हमारे क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस भी अवेलेबल है या नहीं। सो हम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन प्लस एट द टाइम जब हमने ये एक्सपोर्ट किया दोनों के मंथ के बेसिस पे हम अपना क्रेडिट लेजर भी चेक करते हैं। सो अगर हम देखें हमारे पास रिफंड अवेलेबल कितना है, सो इस मंथ अगर आप देखोगे टोटल कितना था 55,000 का आईटीसी था और हमने डोमेस्टिक सेल कितनी करी है 1000 मीटर की। तो 1000 मीटर पे कितना टैक्स निकल कर आया होगा, 1000 मीटर इंटू 200 इंटू 12%, दैट इज 24,000 का हमारा टैक्स भी निकल के आया होगा मार्च का आउटपुट टैक्स। इसके अगेंस्ट हमने आईटीसी से सेट ऑफ किया होगा। टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल था हमारे पास 55,000। सो हमारे पास आईटीसी का जो बैलेंस है, बैलेंस आईटीसी वो कितना बचा होगा 31,000। सो 31,000 का बैलेंस है, भले ही कैलकुलेशन से 33,000 निकल के आ रहा है, हम मैक्सिमम विच एवर इज लोअर क्लेम कर सकते हैं तो 31,000 ही क्लेम कर पाएंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, assuming goods have been sold by Dhैर्य Limited to fishing department for a value of 1 लाख, अगर 1 लाख का सेल होगा तो मतलब यहाँ पे इस केस में टीडीएस तो फिर आएगा नहीं क्योंकि ये क्या हो गया लेस देन 2,50,000। सो यहाँ पे टीडीएस तो आएगा नहीं। तो हमें अब बताना है कि नेट जीएसटी पेबल फिर उस केस में कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे एक तो टीडीएस नहीं आएगा और हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कैलकुलेशन में चेंज आएगा। सो अगर आप देखोगे 28,800 इसकी जगह कितना हो जाएगा 12,000, ये 1,80,000 ही रहेगा। सो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ 28,800 12,000 1,80,000 तो सेम ही रहेगा। सो ये टोटल अगर मैं लगाऊं 28,800 प्लस 12,000 प्लस 1,80,000 इट कम्स टू 28,100। उसके बाद अगर मैं आईटीसी की बात करूँ तो आईटीसी तो 2,82,000 का ही रहेगा, बट ये जो टीडीएस था ये हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो 2,82,000 का हमारे पास क्या अवेलेबल है आईटीसी। सो हमारा यहाँ पे नील कैश से पेबल आएगा फॉर दिस पीरियड जुलाई टू फरवरी, और कंपोजिशन वाला तो पे हो गई कैश में। अब हमसे देख लेते हैं कि कब से कब तक का पूछा है इन्होंने, जुलाई टू फरवरी का ही पूछा है तो जुलाई टू फरवरी में तो नील आएगा क्योंकि पूरा आईटीसी से हम क्लेम कर लेंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में एक तो रिफंड वाला पॉइंट ये अच्छे से देखने लायक था, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, इसको स्पेशली नोट भी कर लेना कि ये गलती आपसे ना हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केस सिनेरियो नंबर 19, एविएंट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन Noida, Uttar Pradesh. It is a supplier of machinery used for making bottle caps. Supply of machinery is effected as under wholesale price of machinery, जिसपे ऑर्डनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है वो 42 लाख रुपीज है, लेकिन थोड़ा इसमें प्लस माइनस 10% ऊपर नीचे होता रहता है कस्टमर की बेसिस पे। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ मशीनरी इट चार्जेस from the customer the following incidental expenses: handling और loading charges 10,000 के और installation and commissioning charges 1 लाख रुपीस के।
सो ये भी बेसिकली हमारे सप्लाई से रिलेटेड है, तो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनने वाले इंसिडेंटल एक्सपेंसेस साफ साफ लिखा हुआ ही है, तो ये हमारे वीओएस में ऐड होंगे। द मशीनरी कैन बी डिसमेंटल एंड इरेक्टेड एट अनदर साइट इफ रिक्वायर्ड। ये चार्जेस भी क्या है, कंपल्सरीली लेवी किए जाते हैं इन ईच सप्लाई ऑफ मशीनरी। सो ये भी कंपल्सरी चार्जेस है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी टू द कस्टमर्स प्रीमाइसेस इज अरेंज्ड बाय एविएंट लिमिटेड थ्रू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जीटीए। सो कस्टमर की प्राइस तक डिलीवरी जीटीए करता है, और कस्टमर क्या करता है, एंटर इनटू अ सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद जीटीए। सो सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन करना, रेसिपेंट की लाइबिलिटी है, तो ये हमारे वैल्यू सप्लाई का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। फिर दे रखा है कैश डिस्काउंटेड 2% ऑन द प्राइस ऑफ मशीनरी चार्ज फ्रॉम कस्टमर इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई द कस्टमर अग्रीज टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज। सो अगर आप हाँ कह देते हो तो हम आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन अगर आप बाद में मुकर जाते हो, मतलब आप बाद में पेमेंट नहीं करते हो 15 डेज में, सो कंपनी क्या करती है, रिकवर करती है डिस्काउंट को, और उस डिस्काउंट के साथ हम अलग से जीएसटी चार्ज नहीं करते। मतलब ये जो डिस्काउंट रिकवर किया जाता है हम इसको क्या मानते हैं, इंक्लूसिव ही मानते हैं जीएसटी का, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंसिडर करते हैं इसको। फिर साथ ही साथ हम आप उससे एक इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द पर, और इसके केस में भी कोई सेपरेटली जीएसटी चार्ज नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। However, no interest is charged on the tax due. So सिर्फ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वो ड्यू अमाउंट पे किया जाता है, लेकिन टैक्स वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। फॉर एवरी मशीनरी सप्लाइड एविएंट लिमिटेड रिसीव्स अ प्राइस लिंक्ड सब्सिडी ऑफ 2 लाख फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी से सब्सिडी अगर आपको मिलती है तो क्या वो आपकी प्राइस में एडजस्ट की जाती है, क्या उसको रिड्यूस किया जाता है, नहीं किया जाता। इवेंट लिमिटेड ने सप्लाई करी एक मशीनरी एक अनरिलेटेड पार्टी को, डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड, ऑन 29 अगस्त एट अ प्राइस ऑफ 40 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। सो हमने जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया वो कितने अमाउंट पे किया, 40 लाख रुपीज पे, तो ये ही हम कंसिडर करने वाले, जो ऊपर दिया था 42 लाख वाला फिगर वो कंसिडरेबल यहाँ पर नहीं होगा। इनवॉइस इशू हुआ है 29 अगस्त को। फिर हमें दे रखा है कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ डेफोडिल इज एट न्यू दिल्ली हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एविएंट फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी। हाउएवर द मशीनरी हैज बीन इंस्टॉल्ड एट डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गुरुग्राम हरियाणा। सो हमने फाइनल इंस्टॉलेशन कहाँ किया है, गुरुग्राम हरियाणा में, तो मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। भले ही ये एंटिटी जो थी जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड थी, फर्क नहीं पड़ता। जब हमने फाइनल सप्लाई कहाँ पे करी है, गुरुग्राम हरियाणा में, सो जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है वो क्या होता है, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर दे रखा है डेफोडिल जो हमारा कस्टमर है उसने फ्रेट चार्जेस डायरेक्टली पे किए, तो ये हमारे वीओएस में ऐड होगा ही। डिस्काउंट ऑफ 2% एक्सक्लूडिंग टैक्सेस वाज गिवन टू डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि इन्होंने भी कहा था 15 दिन में पेमेंट कर देंगे, बट एक्चुअली इन्होंने कब पेमेंट किया, 30 सितंबर को। 29 अगस्त का जाके इन्होंने 30 सितंबर को पेमेंट किया है। हमें डिफरेंट रेट से रखी, मशीन के लिए 12%, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए 5% और बाकी सर्विसेज के लिए 18% की। सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जहाँ पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब जहाँ पे स्पेसिफिक दे रखा है वहां पे तो हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस निल है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द मशीनरी एंड द नेचर ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई तो मैंने बता दिया क्या होगा, गुरुग्राम हरियाणा ही होगा। और अगर हम क्या देखें, इंटर है कि इंट्रा है, तो इवेंट प्राइवेट लिमिटेड देखो खुद कहाँ रजिस्टर्ड है, यूपी में, और सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में, तो क्या होगा, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Then GST liability of Avient Limited for the month of August. अगस्त मंथ की हमें Avient Limited की क्या निकालनी है, GST liability डिटरमाइन करनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा, तभी हम ये तो पता कर सकते हैं।
सो एक तो अगर आप देखोगे 40 लाख रुपीज है हमारे पास, सो ये 40 लाख रुपीज हो जाएगा वैल्यू सप्लाई का पार्ट। उसके अलावा अगर आप देखोगे सो इन्होंने एक तो बोल रखा है प्राइस लिंक सब्सिडी मिली है। सब्सिडी हम मानते हैं कि हमेशा रिड्यूस होती है प्राइस में से, और ये सब्सिडी रिड्यूस होनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे। सो 2 लाख रुपीज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में। उसके बाद जो इन्होंने हमें इनिशियली चार्जेस दे रखे हैं 1 लाख और 10,000 के, ये भी क्या होंगे हमारे सप्लाई में इंक्लूड किए जाएंगे। 1,10,000 टोटल इंक्लूड कर दिया जाएगा। फिर फ्रेट चार्जेस इंक्लूड होंगे नहीं, और एक इन्होंने कैश डिस्काउंट दिया था 2% का, तो 40 लाख का 2% दैट इज 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज क्या होगा, इसमें से लेस कर दिया जाएगा। तो नेट अमाउंट 42,30,000 यहाँ पे निकल कर आता है। और 42,30,000 पे अगर हम जीएसटी निकाले तो हम कितना निकालेंगे, टोटल ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई, तो टोटल सप्लाई पे प्रिंसिपल सप्लाई दैट इज मशीनरी की रेट लग जाएगी 12% की रेट। सो इस पे हम 12% की अगर रेट निकालेंगे तो 507,600 होता है। सो अगर हम देखिए एविएंट का कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। फिर उन्होंने पूछा है सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग सर्विसेज इस डैश सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड कैश डिस्काउंट हमें बताना है। सो आप मशीनरी और जो इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करवा रहे हो ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई है। क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है, बंडल किया गया है इनको नेचुरली, ये साथ में ही हो सकती है, होती है, और सिमिलर टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्री में। सो ये क्या हो जाएगी, हमारी कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी। फिर अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें, इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हुआ है, कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो इसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जब ये हमें एक्चुअली में रिसीव होता है। हमें एक्चुअली में कब रिसीव होगा, 30 सितंबर को। सो ये जो 30 सितंबर है ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। एक्चुअली में 30 सितंबर को रिसीव हुआ तो 30 सितंबर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एविएंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, हमें सितंबर मंथ की जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है। तो सितंबर मंथ में तो अभी हमने देखा ये इंटरेस्ट और जो हमारा डिस्काउंट है वो रिकवर हुआ होगा। डिस्काउंट तो कितना था, 2% था, दैट इज 80,000 रुपीज। ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, लेकिन हम दोनों को साथ में क्या कर देंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। सो एक तो ये कैश डिस्काउंट है और दूसरा हमें इंटरेस्ट पता करना है। इंटरेस्ट देखो कितना होगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रिकवर्ड ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपको ध्यान होगा हमने 42,30,000 क्या निकाला था, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला था, लेकिन इसमें से क्या पूरा अमाउंट कस्टमर से ड्यू है, क्या पूरा अमाउंट कस्टमर से ड्यू है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 लाख की तो हमने सब्सिडी इसमें ऐड बैक करी थी जो हमारी होल्डिंग कंपनी हमें प्रोवाइड करवा रही है। सो ये 2 लाख ड्यू ही नहीं है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। सो इसके केस में इस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। सो 2 लाख यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको याद हो हमने इसमें से डिस्काउंट भी लेस कर रखा था इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, लेकिन जब डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल ही नहीं थे तो उसके कारण भी आपके साथ इंटरेस्ट आपके ऊपर लगना चाहिए। सो ये हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड बैक कर देंगे। सो अगर मैं इसका टोटल लगाऊं इट वुड बी 40,30,000 प्लस 80,000, तो 41,10,000 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। सो हमें पेमेंट, हमने क्योंकि पेमेंट डिले किया, सो यहाँ पे लग रहा है डेट ऑफ मेकिंग सप्लाई से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक 29 अगस्त सप्लाई की डेट थी और पेमेंट हुआ है 30 सितंबर को जाके। सो 2 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, पार्ट ऑफ द मंथ भी इंक्लूडेड है क्योंकि। सो 2% का यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, इट वुड बी 82,200 का इंटरेस्ट। सो 82,200 का इंटरेस्ट हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट इंक्लूसिव है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। सो अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बना देंगे।
यहाँ पे एक और कैच है, ध्यान में रखना कि यहाँ पे किस रेट से इसको हम रिवर्स करेंगे। सो देखो मशीनरी पे कौन सी रेट थी, 12% की। ये इंटरेस्ट फिर टैक्सेबिलिटी आ ही इसलिए रही है क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई से रिलेटेड है, ये कंपोज सप्लाई का पार्ट है, भले ही ये मिल बाद में रहा है, इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी बाद में राइज हो रही है। सो इसके केस में भी प्रिंसिपल सप्लाई वाली रेट ही लगेगी। सो ये 112 के इक्वल हो जाएगा और हमें टैक्स अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। सो 162 200 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 12, इट कम्स 17379 rupees. So option A is correct. Case scenario number 20. StarCard Limited owns and operates a web portal in the name of StarCard and is registered with jurisdictional GST authorities in Delhi as an ECO. ये TCS कलेक्ट करता है सेक्शन 52 में। StarCard प्रोवाइड करता है लिस्टिंग सर्विसेज बहुत सारे सेलर्स को। Besides this, StarCard also sells its own products through the same web portal. So ये कुछ तो दूसरे लोगों को यहाँ खुद के पोर्टल पे लिस्ट करवाता है, खुद भी क्या करता है, सेल कर रहा है। For the listing services provided to sellers, StarCard charges a listing fee at the rate of 10% of the turnover of the goods sold by the seller in the particular month. Such listing fee is recovered from the seller irrespective of any return of goods. So ये तो कलेक्ट होगी, टोटल टर्नओवर पे कलेक्ट होगी regardless of the returns. The customers can choose from wide range of goods listed on the web portal and place an online order for goods. The payment is made by the customer through the payment gateway in online mode only. At the time of monthly settlement, ये क्या कर देता है, StarCard पेमेंट कर देता है सेलर्स को, जो भी TCS वगैरह है उसको एडजस्ट करने के बाद। The invoice for the goods sold on StarCard is issued by the seller in the name of customers and tax is charged on the basis of location of seller and customer. The goods are shipped directly by the seller to the customer and there is no responsibility of shipping the goods on StarCard by such third-party sellers. So यहाँ पे शिपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो StarCard पे नहीं है, वो डायरेक्टली सेलर खुद मैनेज करते हैं। अगर गुड्स रिटर्न हो जाते हैं उस केस में StarCard क्या करता है, शिपिंग अरेंज करता है और उसके लिए 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न एज कैंसिलेशन चार्जेस ये कलेक्ट भी करता है और बाकी पेमेंट जो है वो कस्टमर को रिफंड कर देता है। तो 100 रुपये आता है, अगर 100 रुपये से रिलेटेड गुड्स थे तो क्या करता है, 80 रुपये ही कस्टमर को वापस देता है और 20 रुपये खुद के पास रख लेता है। Further, 10% of the value of goods returned is collected from the seller by StarCard as handling charges for return of goods. और ये क्या करता है, साथ ही इन गुड्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये हैंडल खुद कर रहा है, इस बार शिपमेंट वगैरह खुद अरेंज कर रहा है, सो हैंडलिंग चार्जेस कलेक्ट करता है 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न। किससे, सेलर से कलेक्ट करता है। तो ये 20% भी करता है और ये 10% भी अलग से करता है। इन द मंथ ऑफ जनवरी, पुलकित अ रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, उसने परचेज की ये फॉलोइंग गुड्स StarCard से: लैपटॉप 50,000, प्रिंटर 10,000। बोथ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय Infocom Limited, a seller listed on StarCard and registered in GST in the state of UP. देन मोबाइल फोन 30,000 का StarCard के खुद की कैपेसिटी में उसने सप्लाई किया है। एंड एक CCTV कैमरा 1 लाख रुपीज का सोल्ड बाय सिक्योर वर्ल्ड, लिस्टेड ऑन StarCard, रजिस्टर्ड इन GST इन द स्टेट ऑफ गुजरात। सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ GST है। ओपनिंग बैलेंस ITC का निल है, इसके अलावा कोई आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई है नहीं। सो GST की रेट हमें 18% मान के चलनी है। पहला क्वेश्चन देखो, नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ StarCard लिमिटेड इंक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड एज TCS फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज। तो हमें StarCard की नेट टैक्स लाइबिलिटी बतानी है, साथ ही साथ TCS का अमाउंट भी इंक्लूसिव वैल्यू में देना है। सो अगर हम देखें StarCard की इनकम की, अगर हम बात करें StarCard को, देखो क्या क्या इनकम हो रही है। रिटर्न्स की देखो इन्होंने यहाँ पे कोई डिटेल दे नहीं रखी, नहीं तो ये रिटर्न्स का इम्प्लीकेशन अच्छा खासा हो सकता था। बट एनीवेज, अगर हम इसकी इनकम की बात करें जो इसने खुद ने सेल करी है, तो एक तो ये डायरेक्टली सेल है, ये इसकी सप्लाई का पार्ट है। 30,000 का 18%,
एक तो ये हो जाएगा विच विल बी 5400। उसके अलावा अगर आपको ध्यान हो ये क्या कर रहा है, लिस्टिंग फी कलेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या है, इसकी इनकम है, सेल का पार्ट है। सो एक तो इसने इन्फोकॉम से कलेक्ट करी होगी 50, जो इसने 50 प्लस 10,000 60,000 की सेल करी है, इसका 10% कलेक्ट किया होगा, मतलब 6,000 की फीस पर 18% का जीएसटी लग जाएगा, विच वुड बी 1080। सेम इसने कलेक्शन किया होगा सिक्योर वर्ल्ड से, कितने अमाउंट का किया होगा, 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000 रुपीज, उसका 18%, सो 1,800 रुपए का यहाँ पे कलेक्शन हुआ होगा। सो ये इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई। इसके अलावा इन्होंने इनवर्ट सप्लाई की तो कोई डिटेल दे नहीं रखी है, इनवर्ट सप्लाई की कोई और डिटेल तो हमें दे नहीं रखी। सो ये तो आउटपुट टैक्स निकल के आ गया। इसके अलावा ये टीसीएस भी कलेक्ट करेंगे। सो हम टीसीएस देखो, एक तो इन्फोकॉम का 60,000 पे टीसीएस लगाएंगे, कितने परसेंट से, 0.5%। सो कितना होगा, 60,000 का 0.5%, 300 रुपीज, और 1 लाख का 0.5%, 500 रुपीज। सो अगर आप देखो यहाँ पे टोटल हो जाएगा हमारा 6480 प्लस 1800, 8280 का, और इसमें 800 और ऐड कर देंगे। सो 9080 का टोटल नेट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। सो अगर हम देखें ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आईजीएसटी क्यों कलेक्ट होगा, क्योंकि ये सारे डिफरेंट स्टेट में लोकेटेड है। स्टार कार्ड देखो कहाँ पे है, स्टार कार्ड है दिल्ली में, और ये यूपी और गुजरात वाले बाकी सेंटर्स हैं। सो यहाँ पे आईजीएसटी आएगा 9080 का, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव नेट जीएसटी पेबल इन कैश आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट्स ऑफ इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ल्ड। अब हमें इन्फोकॉम और सिक्योर वर्ल्ड का टैक्स लायबिलिटी निकालना है सब कुछ सेट ऑफ करने के बाद। सो अगर हम इन्फोकॉम और सिक्योर वर्ल्ड की बात करें, इन्होंने देखो एक एक सप्लाई करी है 60,000 और 10,000, 50 और 10 60,000 की। सो अगर मैं इन्फोकॉम की बात करूँ, 50 और 10 60,000 की जो इन्होंने सेल करी, एक तो ये इसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी 18% की देंगे, दैट इज 10,800। उसके बाद ये जो लिस्टिंग फी स्टार कार्ड की सेल थी, ये इनकी क्या है, परचेज है, इनकी इनपुट सर्विस है, तो इसका इनको आईटीसी मिल जाएगा। सो इनको 1080 का आईटीसी यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस अगर आपको ध्यान हो, इसके पास टीसीएस का क्रेडिट कितना है, 300 रुपीज का इन्फोकॉम के पास। सो ये भी इसको सेट ऑफ मिल जाएगा। सो नेट पेमेंट अगर मैं देखूं, ये हो जाएगा 9420 का। तो ये तो इन्फोकॉम का हो गया। सिक्योर वर्ल्ड का अगर मैं निकालूं, सिक्योर वर्ल्ड ने 1 लाख की सेल करी है, इसका 18% इस 18,000 रुपीज। ये इसका क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1800 का, और इसके पास ये टीसीएस भी है 500 रुपए का अवेलेबल। सो 18,000 माइनस 1800 माइनस 500 इज 15,700 रुपीज। सो 9420 and 15,700. Option C is correct. Next, assuming that Pulkit returns the printer purchase from Infocom in the month of January. So हम यहाँ पे रिटर्न वाला इन्होंने ये ट्रांजैक्शन दे दिया। As per the return policy, Star Card charge कर रहा है 20% of the value of printer as cancellation charges from Pulkit and 10% of the printer value as handling charges from Infocom. हमें नेट टैक्स लायबिलिटी बतानी है इंक्लूडिंग अमाउंट पेबल एज टीसीएस after set off of credits if any of Star Card in such scenario for the month of January. So जनवरी मंथ में इन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जनवरी की जनवरी में क्या हो गई है, रिटर्न हो गई है। सो हमें अब स्टार कार्ड की रिवाइज टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो जो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 30,000 की इन्होंने खुद ने सेल करी है, तो देखो सेम ही रहेगा। फिर ये जो इन्फोकॉम से ट्रांजैक्शन हुआ है लिस्टिंग फ़ी वाला, लिस्टिंग फ़ी इन्होंने पहले कह था रिटर्न्स के इररिस्पेक्टिव रहने वाली है, तो ये भी सेम रहेगा।
देन सिक्योर वर्ल्ड का तो सेम रहना ही है, सिक्योर वर्ल्ड का TCS भी सेम रहेगा, लेकिन इन्फोकॉम का TCS में यहाँ पे चेंज आ जाएगा, क्योंकि इन्फोकॉम का यहाँ पे TCS अब सिर्फ नेट अमाउंट पे लगेगा। सो प्रिंटर जो है, प्रिंटर 10,000 है। सो प्रिंटर 10,000 के रिगार्डिंग जो हमारा क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है, उसके रिगार्डिंग लेस होकर जो नेट वैल्यू आएगी 50,000 की जो नेट वैल्यू होगी उसी के ऊपर TCS कलेक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे हैंडलिंग कैंसिलेशन चार्जेस है उनके जो हम कलेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर GST लगेगा। सो अगर आप देखोगे रिवाइज कैलकुलेशन देखो कुछ यहाँ पे इस तरीके से आएगी। 5400 सेम रहेगा जो हमारी 30,000 की सेल थी उस पर। उसके अलावा लिस्टिंग फ़ी वाले जो हमारे GST है वो सेम रहेंगे। सिक्योर वर्ल्ड का जो हमारा TCS है 500 रुपीज़ का वो सेम रहेगा। TCS चेंज किसका होगा, हमारे इन्फोकॉम का। सो इन्फोकॉम का TCS देखो है कितना, इन्फोकॉम का TCS कितना है, इन्फोकॉम का TCS होगा 50,000 से 50,000 पे लगेगा 0.5% तो 250 रुपीज़ का। उसके बाद देखो कैंसिलेशन हैंडलिंग चार्जेस के केस में क्या होगा, 10,000 प्रिंटर की वैल्यू है, इसका 20% तो हमारी कैंसिलेशन चार्जेस और 10% हमारा क्या हो जाएगा, हैंडलिंग चार्जेस। सो 2,000 एंड 1,000 ये हमारे चार्जेस कलेक्शन है, तो इनके ऊपर 18% का GST लग जाएगा। सो 2,000 का 18% इज 360 एंड 1,000 का 180 रुपीज़। तो अगर हम इन सबका टोटल लगाए तो रिवाइज टैक्स लायबिलिटी हमारी निकल के आ जाएगी। सो इट वुड बी 9570 और IGST आ जाएगा। सो C ऑप्शन इज करेक्ट। Case scenario number 21. Advanced Traders, a partnership firm in Jaipur, Rajasthan. The firm has obtained GST registration at its head office in Jaipur और monthly return filer है. The firm is having its depot for storage of goods in other districts in Rajasthan. The depots are added as additional place of business in GST registration obtained at HO. हमें डिटेल्स दे रखी for the month of July. Advanced Traders received goods worth 5 lakh rupees for which GST is payable on RCM basis. Goods were received on 25 July and the supplier invoiced on 24th. बैंक में डेबिट हुआ 30th को और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है 1 अगस्त को। सो ये टाइम ऑफ सप्लाई का हमसे इम्प्लीकेशन पक्का पूछने वाला है। सो हम क्या करेंगे, एक एक को विद दी क्वेश्चंस ही पढ़ लेंगे। सो हम सीधा क्वेश्चंस पे पहले मूव ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। 18% से GST हमें दे रखा है। सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है नेट GST लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बाय एडवांस ट्रेडर्स। सो एडवांस ट्रेडर्स की हमें क्या बतानी है, जुलाई मंथ की मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पर है, जुलाई मंथ यहाँ पर भी है। फिर ये जो मिस्टर एक्स वाला ट्रांजैक्शन है ये तो अक्टूबर से रिलेटेड है और ये ट्रांजैक्शन भी जुलाई से रिलेटेड है, तो हम जुलाई की लाइबिलिटी निकाल देते हैं। नेट GST लाइबिलिटी हमसे पूछी है। सो अगर आप देखोगे फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है इन्होंने क्या करे, गुड्स रिसीव किए 5 लाख रुपीज़ के RCM बेसिस पर। गुड्स 25 जुलाई को रिसीव हो गए। अगर RCM में आप क्या करते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, तो उसके केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस या फिर मेकिंग पेमेंट। सो मेकिंग पेमेंट में भी हम फिर क्या लेते हैं, देखते हैं कि हमने हमारे बैंक अकाउंट से कब डेबिट हुआ, और दूसरा हम क्या देखते हैं कि हमारे जो बैंक हमने उसकी एंट्री कब रिकॉर्ड करी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो अगर आप देखोगे 24 जुलाई हमारा क्या था, इनवॉइस डेट। इससे हम 34 डेज काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 अगस्त। उसके अलावा अगर आप देखोगे इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे विद पेमेंट जो कि 30 जुलाई का है, हमारे बैंक में जो डेबिट हुआ है इसको, और हम किससे कंपेयर करेंगे जब हमारे ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है, दैट इज 1 अगस्त। सो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप देखोगे इन सब में से जो सबसे पहले हुआ है, विच एवर इज अर्लियर, सबसे पहले क्या हुआ है 30 जुलाई, तो 30 जुलाई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये जुलाई का ही हमारे ऊपर इसके अंदर टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है। सो 5 लाख पर हम क्या करेंगे,
आरसीएम में क्या कर देंगे, टैक्स डिस्चार्ज करने वाले हैं। सो 5 लाख का 18% इज 90,000 रुपीज़, आरसीएम में ये डिस्चार्ज होगा। सो आरसीएम वाला हमेशा कैश में होता है, ध्यान रखना। फिर उन्होंने क्या रखा है, देखो, इन द मंथ ऑफ जुलाई एडवांस ट्रेडर्स इशूड वाउचर्स वर्थ 2 लाख टू इट्स कस्टमर्स विच वर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट आइडेंटिफाइड गुड्स। और मंथ ऑफ जुलाई में 5 लाख के वाउचर्स इशू करे हैं। The said vouchers were eligible to be redeemed against any supply in the next 6 months. So अगर आइडेंटिफाइड गुड्स के अगेंस्ट वाउचर इशू होता है तो उसके केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जब आप इशू कर देते हो वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है। पर अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है सप्लाई तो उसके केस में जब रिडीम किया जाता है वाउचर वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है। तो हमारे लिए तो ऐसे भी जुलाई मंथ रेलिवेंट है। सो 2 लाख के लिए तो क्या हो जाएगा, जुलाई मंथ ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि गुड्स क्या है, सप्लाई क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफाइबल है। सो 2 लाख का 18% दैट इज 36,000 रुपीज़ का यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू अक्टूबर मंथ, बट जुलाई का भी यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन है कि मिस्टर एक्स, अ पार्टनर इन द फर्म, बुक द होटल इन उदयपुर राजस्थान फॉर वेडिंग ऑफ हिज डॉटर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये तो साफ साफ क्या है, पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे तो आईटीसी कभी मिलेगा ही नहीं। सो एडवांस में जीएसटी भले ही चार्ज हुआ हो, आप सेम स्टेट में भी लोकेटेड हो। सो यहाँ पे तो जनरली होटल के केस में दिक्कत आ जाती है कि स्टेट डिफरेंट हो जाते हैं, तो आप एक स्टेट का सी और एसजीएसटी काम में नहीं ले सकते हो। पर यहाँ पे तो वो दिक्कत भी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ये पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। देन इट मेड सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर 25 लाख रुपीज़ इन द मंथ ऑफ जुलाई, जिसमें से 5 लाख के जो गुड्स थे वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं थे। इन लोगों ने क्या कर लिया, इनएडवर्टेंटली इसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर लिया। तो अब क्या करें, भले ही आपने इनएडवर्टेंटली किया हो, अगर आपने कलेक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट को पहुंचाना पड़ेगा, आप खुद के पास नहीं रख सकते हो जीएसटी। यहाँ पर टोटल 25 लाख पर जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा। 25 लाख का 18% अगर मैं करूँ, इट कम्स 4,50,000 रुपीज़। 4,50,000 प्लस 36,000 और ये आरसीएम वाला कैश में पे होगा। लेकिन आरसीएम का हम क्या करते हैं, टैक्स भी खुद पे करते हैं और आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। 4,50,000 और 36,000 का जो ये हमारे पास टोटल जो टैक्स है इसके अगेंस्ट हम आईटीसी सेट ऑफ कर सकते हैं 90,000 वाला। 4,50,000 प्लस 36,000 इज 486 माइनस 90,000 इज 396। 396 तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नेट में आ जाएगी और एक 90,000 ये आरसीएम वाला कैश में पे हो जाएगा। इट विल बी 4,86,000। गलती मत कर देना, आरसीएम वाला आईटीसी भी क्लेम करना होता है, याद रखना अच्छे से। इसको पॉइंट को नोट भी कर सकते हो। 486 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू एडवांस ट्रेडर्स अगेंस्ट द होटल बुकिंग एक्सपेंसेस। वुड देयर बी एनी चेंज इन द आंसर? अगर होटल आउटसाइड राजस्थान लोकेटेड हो तो दोनों केसेस में ही आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो उसका आईटीसी कभी नहीं मिल सकता। नील एंड देयर विल बी नो चेंज। Next, what will be the time limit for issuance of show cause notice in respect of GST inadvertently charged and collected on the goods in July, assuming कि इन्होंने क्या नहीं किया, ये जीएसटी जो था वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया। यहाँ पे इनएडवर्टेंटली हुई थी गलती। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस जो टैक्स को कब तक जमा करवा सकते हो, आपको शो कॉज नोटिस कब तक इशू हो सकता है। इस केस में आपको शो कॉज नोटिस इशू होने का क्या कोई टाइम लिमिट रहेगा? इस केस में शो कॉज नोटिस इशू करने का कोई टाइम लिमिट ही नहीं होता। 73, 74 की टाइम लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट इसको कभी भी रिकवर कर सकती है आपसे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। केस नंबर 22. William and Sons is a partnership firm registered under GST, engaged in manufacturing activity in the state of Rajasthan under GST and files return on a monthly basis. जुलाई मंथ के लिए हमें कुछ transactions दे रखे हैं. Intrastate sale of goods were 10 lakh rupees. Out of such sale, 5 lakh rupees worth of goods were liable to GST at the rate 28% and balance were liable to GST at the rate 18%. Then intrastate purchases दे रखे 10 lakh rupees की 28% का GST है. WS intended to transfer the business as a going concern to Morgan and Sons on 31st July.
As per the terms of transfer, WS will transfer all the business assets and all the liabilities. So दोनों का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है. Then WS on account of such transfer paid gift worth rupees 50,000 to its 3 employees as a reward towards their service to the firm. So हमने यहाँ पे गिफ्ट दिया है एम्प्लॉयज को 50,000 रुपए का. सो हमें यहाँ पे शेड्यूल 1 का कंसिडरेशन पक्का करना पड़ेगा. लेट्स सी. During the month of September, MS received the notice from GST department for outstanding liability of GST of 5 lakh rupees जो बिजनेस ट्रांसफर से पहले वाले पीरियड से रिलेट कर रही है. Such liability was determined after the transfer of business. For this purpose, assume that all liabilities and assets were transferred by WS to MS. बैलेंस ऑफ आईटीसी हमें नील बता रखा है. सारी कंडीशन आईटीसी की सेटिस्फाइड मानो 18% का. जहाँ पे स्टेट ना कर रखा हो वहाँ पे 18% जीएसटी मान लेना. तो हम क्वेश्चंस देखते हैं और फिर हम एक एक चीज़ को एनालाइज कर लेंगे. तो सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी विदाउट सेट ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. सो हमें ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी बनानी है जुलाई मंथ की. सो जुलाई मंथ का देखो पहला ट्रांजैक्शन तो हमें ये दे रखा है सेल का. हमें इसको अभी के लिए इग्नोर करना है. सो सीधा सीधा देखो बहुत सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी. 10 लाख रुपीज़ है. 10 लाख रुपीज़ में से 5 लाख रुपीज़ की जो सेल है वो उसके ऊपर 28% का जीएसटी लगा दो तो 1,40,000 और बाकी 5 लाख पे 18% दैट इज 90,000. सो 2,30,000 का यहाँ पे जीएसटी निकल कर आ जाएगा. साथ ही साथ इन्होंने क्या दे रखा है कि WS ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांसफर इन्होंने क्या करा है अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट दिए हैं 50,000 के. क्या इसको हम शेड्यूल 1 में डीम सप्लाई मान सकते हैं. सो अगर आप 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट देते हो तो वो डीम सप्लाई होता है. पर अप टू 50,000 के गुड्स क्या होते हैं जीएसटी के स्कोप से बाहर. सो यहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा. यहाँ क्या होगा कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. Next, in case of transfer of business to MS, what is the amount of ITC which shall stand transfer to MS? कितना ITC ट्रांसफर होगा. क्या ITC ट्रांसफर हो सकता है पहले तो मुझे बताओ. हो सकता है क्या जब बिजनेस ट्रांसफर होता है तो अगर असेट्स ट्रांसफर हुई तो आप ITC को भी ट्रांसफर कर सकते हो. सो ITC यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा. अब होगा कितने अमाउंट का ITC ट्रांसफर. सो अगर आप देखोगे हमारे पास आईटीसी बचा हुआ कितना रखा है पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना. सो यहाँ पर हमने जो ये परचेजेस करी थी हम देखते हैं इसमें से हमने कितना सेट ऑफ किया होगा हमने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट. तो 10 लाख का 28% इज 2,80,000. सो हमारे पास 50,000 का जीएसटी बचा हुआ रखा होगा. अब अगर आप देखोगे ये जो WS है ये राजस्थान में रजिस्टर्ड है और इसने मॉर्गन एंड सन्स को ट्रांसफर किया है बिजनेस. और हम मान लेते हैं कि एमएसबी राजस्थान में ही रजिस्टर्ड होगा. सो देयर इज नो डिफिकल्टी. सीधा सीधा ये ट्रांसफर हो ही जाएगा. सो यहाँ पे 50,000 का जो जीएसटी होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ITC 02 से होता है ट्रांसफर अगर आपको याद हो तो. Who is liable to discharge a liability of 5 lakh rupees on account of notice received by MS in the month of September? तो जो सितंबर मंथ में नोटिस आया उसके लिए कौन लाइबल होगा. जब बिजनेस ऐसे ट्रांसफर किए जाते हैं बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी आर लाइबल फॉर ड्यूज अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर. चाहे वो बिफोर डिटरमाइन हो चाहे आफ्टर डिटरमाइन हो. तो दोनों MS और WS यहाँ पे लाइबल होने वाले हैं. सो जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन as WS transfers the business as a going concern, let us suppose that it transfers all the assets and liabilities of such business as a lump sum amount to MS. The transaction shall be
ट्रांजैक्शन शेल बी, ये क्या कर रहे हैं, सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को एक लमसम अमाउंट के लिए अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या इसके ऊपर टैक्स लगता है, इसके ऊपर अलग से कोई टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। केस स्टडी 23, KLM Limited is a large publishing and printing house registered under GST and a single GSTN in Maharashtra. It is engaged in supply of books, letter cards, envelopes, guides, and reference materials. It has front offices in Mumbai and Nagpur. Mumbai office being declared as principal place of business, or Nagpur office and workshop located in Nagpur as additional place of business in Maharashtra. So एक ही रजिस्ट्रेशन है और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इनको दिखा रखा है। Orders are supplied to front office or supplied to recipient directly from the workshop located at Nagpur depending on order. To save the time, workshop has in-house mess for the employees working in the workshop where lunch is provided free of cost as per the employer-employee agreement. So यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन अंडर एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई एग्रीमेंट। सो ये तो CTC का अगर आपका पार्ट है तो उसके केस में हम शेड्यूल 3 में उसको लेके जाते हैं और उसके ऊपर कोई GST नहीं लगता भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हो। During April, KLM received a proposal for printing 5,000 copies of taxation book from a renowned author where only content was to be supplied by the author. So content कौन सप्लाई कर रहा है, ऑथर। इसका मतलब जो ये KLM है ये तो सिर्फ प्रिंटिंग की सर्विस दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। KLM ने अग्री कर दिया सप्लाई करने के लिए। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑथर 2500 कॉपीज वर रिसीव्ड फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस एंड 2500 कॉपीज टू मुंबई फ्रंट ऑफिस फ्रॉम वेयर द ऑथर कलेक्टेड बुक्स। तो इस तरीके से कलेक्शन हुआ है। सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ बुक्स द ऑथर प्लेस अनदर ऑर्डर ऑफ 10,000 पीसेज ऑफ लेटर हेड। इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, लेटर हेड क्या किया, लेटर हेड का भी ऑर्डर इनको दे दिया। सो मैंने बताया था अगर L10 होता है, क्या L10 लेटर हेड, टिश्यूज, एनवेलप, नैपकिन्स, तो इनके केस में हम क्या मानते हैं, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं क्योंकि यहाँ पे गुड्स क्या होता है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है। सो ये तो क्या था, सप्लाई ऑफ सर्विस था क्योंकि सिर्फ प्रिंटिंग की सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, कंटेंट कौन दे रहा है, ऑथर। पर यहाँ पर लेटर हेड वगैरह के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है। सो ये सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आएगा। Design logo was supplied by the author for printing. Due to these orders, KLM Limited earned a handsome amount of profit and decided to gift employees for their performance. Accordingly, it gifted mobile phone worth 36,500 each to all its 45 employees. So 50,000 से कम का गिफ्ट अगर आपने दिया, 50,000 तक का देते हो तो वो क्या नहीं होता, आपका शेड्यूल 1 में फॉल नहीं होता। सो यहाँ पे इसके ऊपर कोई GST लाइबिलिटी नहीं आने वाली। इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। So let's see the questions. First question is supply of taxation books. अभी मैंने बताया क्या होगा, supply of service. So it is supply of service. Compulsory supply और principal supply क्या है यहाँ पे, supply of service है। So option A is correct. Next इन्होंने पूछा होगा लेटर हेड का, तो लेटर हेड के केस में supply of goods है, सब compulsory supply हो गए। Next डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स टू एम्प्लॉइज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके केस में अभी मैंने बताया इट इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड इन शेड्यूल 1 क्योंकि 50,000 की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही पर एम्प्लॉय। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, in relation to taxability of supplies of copies from workshop to front office, workshop से जो front offices तक copies गई है उसके रिगार्डिंग क्या टैक्सेबिलिटी आएगी। सो हमने क्या किया, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई करी है तो PPOB को या एक और दूसरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को, तो उसके केस में क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर ये लोग रजिस्टर्ड है, सो यहाँ पे कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी। इट इज मियर ब्रांच ट्रांसफर, नॉर्मल ब्रांच ट्रांसफर है। सो यहाँ पे क्योंकि सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। सो ब्रांच ट्रांसफर इट इज नॉट लाइबल टू GST और दूसरे वाले में ट्रांसफर माना जाएगा ना बाबा ना। देन ट्रांसफर फ्रॉम द वर्कशॉप टू मुंबई
and Nagpur will be treated as inter branch and liable to GST now. Both are not liable to GST. Option C is correct क्योंकि सिंगल GST है एज आई सेड. सो यहाँ पर हमने 23 तक केस स्टडीज कर ली है. सो लेट मी नो इफ़ दीज वीडियोज़ आर यूज़फुल. और मुझे ये भी बताना आप लोग जॉट डाउन करते जा रहे हो या नहीं. जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती चल रही हूँ हर केस स्टडी में, इसको प्लीज़ नोट करके रख लेना क्योंकि LDR के टाइम पर ये आपके जो आपने खुद ने लिखे होंगे पॉइंट्स ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे क्योंकि आप उस टाइम पे पूरी केस स्टडीज़ नहीं देख पाओगे. सो अभी आप इसको यूटिलाइज करो टाइम को और लिख लिया करो जहाँ भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट लगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. राधे कृष्ण.